हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। क्लास 12th के अंदर आपने इंडियन पढ़ा था और पढ़ा था मैक्रो इकोनॉमिक्स, लेकिन सीयूईटी 24 के अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स का भी कुछ पोर्शन है। क्लास लगभग 6-7 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, तो आपको बिल्कुल भी इन 7 के 7 क्वेश्चन या 6-7 क्वेश्चन जितने पूछे जाएं उसको मिस नहीं करना। तो अभी मैं क्या करूंगा, आपको क्लास चैप्टर पूरा का पूरा अच्छे से रिवीजन कराऊंगा। यानी कि जितना भी पोर्शन माइक्रो इकोनॉमिक्स का है वो इस वन शॉट के अंदर ए टू जेड सारा कुछ अच्छे से रिवाइज करा दूंगा, एक एक टॉपिक अच्छे से करा दूंगा। इसके बाद एसपीसीसी ऐप पे जो 60 प्रीमियम मॉक टेस्ट है उनको बनाना इको का, उसके क्लास इको के अंदर क्लास इसके क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे आपको। तो हर एक टाइप के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। और आपको और अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना क्लास, मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो भी बना दूंगा। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारा माइक्रो इकोनॉमिक्स तो पूरा अच्छे से कवर हो जाएगा। तो आओ स्टार्ट करते हैं, एक एक करके सीयूटी 2024 में जो इकोनॉमिक्स का रिलेटेड पोर्शन है वो अच्छे से क्लास कवर कर लेंगे। बता देता हूं आपको, 4 अलग अलग चैप्टर्स इसके अंदर कवर हम लोग करेंगे, एक एक करके वन शॉट एक ही वीडियो के अंदर। थोड़ी सी लंबी वीडियो होगी, 1 घंटे तक चली जाए तो माफ कर देना क्लास, उसको मतलब पूरा का पूरा देखना। इंट्रोडक्शन इसके अंदर पीपीसी भी पूछा जाएगा, तो बहुत अच्छे से करके चलना। सीवीटी जो देता है ना सिलेबस में उससे आगे पीछे ही पूछ लेता है, तो मैं पीपीसी भी कराऊंगा इसके अंदर। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पूरा का पूरा करेंगे, सिंगल कमोडिटी केस भी करेंगे, डबल कमोडिटी केस भी करेंगे, वहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। थियोरी ऑफ डिमांड पूरा का पूरा करेंगे, लास्ट ऑफ डिमांड में क्लास सारे के सारे मेथड्स हम लोग अच्छे से करेंगे। इसके अलावा क्लास कुछ भी नहीं करना, इसके अंदर एवरीथिंग कवर्ड, हर एक चीज डिटेल में अच्छे से कवर है इसके अंदर। तो आओ एक एक करके पार्ट 1 से शुरू करते हैं। लेकिन एसपीसीसी ऐप पे जो प्रीमियम मॉक टेस्ट है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जरूर बनाना क्लास। मैंने एक मॉक फ्री भी दे रखा है, आप जाके चेक करो क्लास किस टाइप के क्वेश्चन वहां से पूछे जाते हैं। सीयूईटी में क्लास क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं बिल्कुल डिफरेंट होते हैं 12th से, मतलब कॉन्सेप्ट वही है लेकिन पूछने का तरीका बहुत अलग होता है। क्लास मैच द फॉलोइंग ट्रू फॉल्स, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, केस स्टडी, तो प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला चैप्टर से। हमारी इकोनॉमी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर मैं बात करूं क्लास, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, ह्यूमन की जो वांट्स है ना वो अनलिमिटेड है, लेकिन उस वांट्स को पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे पास लिमिटेड है। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड बट रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई दोज वांट्स आर लिमिटेड, और रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। लाइक लैंड है, अ पीस ऑफ लैंड कैन बी पुट इनटू वेरियस यूजेस। आप घर बना सकते हो, खेती बाड़ी कर सकते हो, खेती बाड़ी में भी क्लास अलग अलग तरीके की वेजिटेबल, फ्रूट्स, अनाज आप उगा सकते हो। इतने सारे यूजेस हैं कि क्लास कंफ्यूजन है कि भाई कौन सा यूज करें हम रिसोर्सेज का ताकि आउटपुट सबसे अच्छा हो। ये दोनों के दोनों क्लास अबव 2 पॉइंट्स आर लिमिटेशंस ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज के 2 लिमिटेशन है, पहला वो लिमिटेड है, सीमित मात्रा में है, और दूसरा क्लास उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। अब किसी भी कंज्यूमर के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है इकोनॉमी में वो है स्कैरसिटी, कमी, कि हमारे पास रिसोर्सेज तो लिमिटेड है हमारे पास, लेकिन डिमांड जो है लोगों की वो अनलिमिटेड है। तो अनलिमिटेड डिमांड को लिमिटेड रिसोर्सेज से पूरा कैसे करें, इसी को स्टडी करने के लिए हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाती है। स्कैरसिटी इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, ध्यान रखना, स्कैरसिटी इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। रिसोर्सेज लिमिटेड है, लोगों की डिमांड अनलिमिटेड है, उसे कैसे पूरा करें, कैसे पूर्ति करें, यही सारा कुछ इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ाया जाता है। इसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर हम डिफरेंस के पहले पॉइंट की बात करें, माइक्रो का मतलब क्या होता है, स्मॉल। मैक्रो का मतलब क्या होता है, लार्ज। माइक्रो मीन्स स्मॉल, मैक्रो मीन्स लार्ज। माइक्रो में हम बिहेवियर स्टडी करते हैं क्लास, किसी इंडिविजुअल का, किसी एक प्रोडक्ट का। हम किसी एक इंडिविजुअल या किसी एक प्रोडक्ट के बारे में माइक्रो में स्टडी करते हैं, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरी की पूरी इकोनॉमी को स्टडी करते हैं। इन मैक्रो इकोनॉमिक्स हम होल इकोनॉमी या एग्रीगेट को स्टडी करते हैं, होल इकोनॉमी कह लो या एग्रीगेट कह लो। सब्जेक्ट मैटर क्या है क्लास, माइक्रो के अंदर हम डिमांड पढ़ते हैं, सप्लाई पढ़ते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड प्राइस फॉर एन इंडिविजुअल फर्म और इंडिविजुअल प्रोडक्ट। किसी एक कंपनी ने क्या प्राइस सेट किया है, किसी एक कंपनी के बारे में, किसी एक प्रोडक्ट के बारे में पढ़ते हैं, वो माइक्रो है, स्मॉल टॉपिक। मैक्रो के अंदर एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, इसके अंदर डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट और जनरल प्राइस लेवल की बात करते हैं मैक्रो के अंदर। अगले पॉइंट की बात करें, माइक्रो है प्राइस थ्योरी, जबकि मैक्रो क्या है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। माइक्रो का एग्जाम्पल है किसी एक कंज्यूमर की इनकम, किसी एक प्रोडक्ट का प्राइसिंग, स्टडी अबाउट अ सिंगल ट्री इन अ फॉरेस्ट, एक बहुत बड़े जंगल में किसी एक ट्री के बारे में स्टडी करते हो तो वो माइक्रो है। जबकि होल फॉरेस्ट को स्टडी कर रहे हो, पर कैपिटा इनकम हो गया, नेशनल इनकम, देश की जीडीपी, जनरल प्राइस लेवल, ये सारी चीज़ें क्या है क्लास, मैक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जाम्पल है। क्लास 12th में आप पढ़ोगे मैक्रो इकोनॉमिक्स, और उसमें क्लास आप एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, ये सारी चीज़ें पढ़ोगे नेशन लेवल पे। ये इंडिविजुअल लेवल पे है, किसी एक कंपनी, किसी एक फैक्ट्री के लेवल पे बात करते हैं तो वो माइक्रो है। नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर आता है
देर आर थ्री सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, व्हाट टू प्रोड्यूस। देश में क्या सामान बनाना है, उसे किस क्वांटिटी में बनाना है, इस डिसीजन को बोलते हैं क्लास व्हाट टू प्रोड्यूस। क्या सामान बनाना है पहली बात, ठीक है, व्हाट टू प्रोड्यूस। एंड क्लास कितनी क्वांटिटी में उसका प्रोडक्शन करना है, कम भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। आपके पास कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल है ये भी देखना है, मार्केट में डिमांड किसकी है ये भी देखना है। एक गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ाओगे, दूसरे गुड्स की प्रोडक्शन कम हो जाएगी, बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड। कंज्यूमर गुड्स बनाओगे, कैपिटल गुड्स बनाओगे, ड्यूरेबल गुड्स बनाओगे, नॉन ड्यूरेबल गुड्स बनाओगे, ये सारी की सारी बातें आती हैं व्हाट टू प्रोड्यूस में। हाउ टू प्रोड्यूस के अंदर हम बात करते हैं टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन को, जो दो होता है, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। इन लेबर इंटेंसिव यूज ऑफ लेबर इज मोर देन कैपिटल यानी कि मशीनरी। इन कैपिटल इंटेंसिव यूज ऑफ कैपिटल इज मोर देन लेबर, यानी कि मशीन का ज्यादा यूज करते हैं, लेबर कम। अमीर कंट्री कैपिटल इंटेंसिव, गरीब कंट्री लेबर इंटेंसिव। जहां पे नौकरियां देने की जरूरत है वो लेबर इंटेंसिव, और यहाँ पे क्लास नौकरियां नहीं छीनती, ये महंगा है ये सस्ता है। ये क्लास आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करना है। आपके ग्राहक कौन होंगे, रिच लोगों के लिए क्वालिटी प्रोडक्ट हाई प्राइस पे, पुअर और मिडिल क्लास लोगों के लिए लो क्वालिटी प्रोडक्ट एट लो प्राइस पे आपको बनाना है। आपकी कंज्यूमर कौन डिसाइड होगा, डिसाइड करना है आपका सामान कौन खरीदेंगे, यहाँ पे कौन सी टेक्निक से बनाओगे, यहाँ पे क्या बनाओगे, ये तीन मेन प्रॉब्लम है। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ एन इकोनॉमी, किसी भी इकोनॉमी तीन टाइप में बटी हुई है, डिफरेंट टाइप की इकोनॉमी है। लाइक इंडिया की बात करें, इंडिया इज अ मिक्स इकोनॉमी। अमेरिका की बात करें क्लास, वो कैसी इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी। अगर मैं मार्केट इकोनॉमी की बात करूँ, इन दिस मार्केट, इसमें मार्केट इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जहाँ पे व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, दीज डिसीजंस आर टेकन बाय द प्राइवेट प्रोड्यूसर्स विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। मुनाफा कमाने के ऑब्जेक्टिव से क्या सामान बनाना है, कैसे बनाना है, ये सारा क्लास प्राइवेट प्लेयर्स, बड़े बड़े बिजनेसमैन डिसाइड करते हैं क्लास, इसको बोलते हैं मार्केट इकोनॉमी। और इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है क्लास, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मेन मोटो क्या है क्लास, प्रॉफिट कमाना। जबकि सेंट्रली प्लान इकोनॉमी यानी सोशलिज्म, जैसे चाइना एक सोशलिज्म है, चाइना क्लास सोशलिस्टिक इकोनॉमी को फॉलो करता है, जहां पे व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, दीज डिसीजंस आर टेकन बाय द गवर्नमेंट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर। जनहित में, पब्लिक की भलाई में काम करती है क्लास, इसको बोलते हैं सेंट्रली प्लान इकोनॉमी या सोशलिस्टिक इकोनॉमी। जहां पे प्राइवेट प्रोड्यूसर्स और गवर्नमेंट दोनों मिलकर काम करते हैं, उसको बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। हियर द डिसीजन रिलेटेड टू व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस आर टेकन बाय द क्लास, टेकन बाय बोथ म्यूचुअल कंसेंट ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट प्रोड्यूसर्स। और इनका ऑब्जेक्टिव भी बोथ है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना क्लास, ऑप्टिमम प्रॉफिट व सोशल वेलफेयर। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर एक ऐसा कर्व है जो कॉम्बिनेशन शो करता है डिफरेंट प्रोडक्ट, अलग अलग प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशन क्लास, विच कैन बी, जो क्लास आप अपने गुड्स के अंदर, अपने बजट के अंदर प्रोड्यूस कर सकते हो। इट शोज द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस विद द गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। जो तुम्हारे पास रिसोर्सेज है, संसाधन है, उससे तुम्हें दो सामान बनाना है। मेरे पास 100 गज का एक जमीन है, मुझे उसमें क्लास एक अनाज उगाना है, एक वेजिटेबल उगाना है, तो किस तरीके से हम क्लास इसके अलग अलग कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। पीपीसी कर्व को सॉरी ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहा जाता है। ये इसका क्लास डायग्राम है। अगर इसका ग्राफ देखें पीपीसी का, यहाँ गुड्स वाई आएगा, यहाँ गुड्स एक्स आएगा, और ये क्या है क्लास, कॉन्केव टू द ओरिजिन, और यहाँ पे अलग अलग कॉम्बिनेशन आता है। जो भी कॉम्बिनेशन पीपीसी के ऊपर है, इसका मतलब रिसोर्सेस आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज। अगर कोई पॉइंट बाहर है तो रिसोर्सेस आर क्लास, यानी जो रिसोर्सेस हैं वो आप सही से इस्तेमाल आपने नहीं किया। मैंने क्लास एक वीडियो बनाई थी जहाँ पे कंप्लीट माइक्रो इकोनॉमिक्स के सारे डायग्राम मैंने एक साथ बता रखे थे, आप उसको जरूर देखना क्लास। उसके अंदर ए टू जेड पूरे सिलेबस का हर एक डायग्राम विद एक्सप्लेनेशन मैंने अच्छे समझा रखा है। अगर अंदर है तो इसका मतलब क्या है, रिसोर्सेस आर अंडर यूटिलाइज, तुमने अपनी कैपेसिटी से कम रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया है। अगर हम अजम्पशन की बात करें, पीपीसी को बनाने के लिए रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज, पहली बात, जितने भी रिसोर्सेज है उसको पूरी तरीके से इस्तेमाल किया है। नो चेंज इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं है क्लास, और कंज्यूमर की इनकम चेंज नहीं होगी, वो कांस्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोशिश करना एज इट इज याद कर लेना इसको, गुड्स एक्स गुड्स वाई 0 1 2 3 4 5, और पहला नंबर बस 15 याद रखना। अगर आपका पहला नंबर 15 है तो एक कम करना, फिर 14, फिर 2 कम करना 12, फिर 3 कम करना 9, फिर 4 कम करना 5, फिर 5 कम कर देना, वो हो गया क्लास 0। तो गुड्स एक्स गुड्स वाई। अगला है क्लास मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि जो इसका फॉर्मूला क्या है, गुड चेंज इन क्लास गुड्स वाई चेंज इन गुड्स वाई अपॉन चेंज इन गुड्स एक्स। तो चेंज कितना है क्लास 1, अपॉन ये भी चेंज कितना है 1, फिर यहाँ पे 14 से 12 2 चेंज है, फिर यहाँ पे एक ही चेंज है, तो ये सब तो एक ही है 1 1 1 1, लेकिन यहाँ पे 2 चेंज है, 3 चेंज है, 4 चेंज है, 5 चेंज। अगर आप देखोगे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कंटिन्यू बढ़ता चला जा रहा है,
आप एक चीज को प्रोड्यूस कर रहे हो, एमओसी कंटिन्यू बढ़ता चला जा रहा है। सिर्फ यही रीजन है कि जो पीपीसी का डायग्राम है वो कॉनकेव टू द ओरिजिन बन रहा है ड्यू टू इंक्रीज इन मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। पीपीसी इज कॉनकेव टू द ओरिजिन, डाउनवर्डली स्लोपिंग है, ऑल कॉम्बिनेशंस ऑन अ पीपीसी। इसका मतलब फुल्ली यूटिलाइज रिसोर्सेज, पॉइंट अंडर जो है वो क्लास अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज आर अंडर एम्प्लॉय, और पॉइंट यू जो बाहर का पॉइंट है वो शो करता है कि रिसोर्सेज क्या है क्लास, अनअटेनेबल। पीपीसी में शिफ्ट और रोटेशन दोनों होता है। अगर दोनों जगह से रिसोर्सेज चेंज हो रहा है, दिस इज कॉल्ड शिफ्ट। तो अगर रिसोर्सेज ग्रोथ हो गए, रिसोर्सेज बढ़ गए, तो पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट होगा। रिसोर्सेज घट गए तो पीपीसी लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। शिफ्ट मतलब अपनी जगह से उठ के इधर आ जाना। चेंज इन टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी आ गई, एक सिर्फ गुड्स एक्स में, तो वाई में कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ गुड्स एक्स में चेंज आएगा, उसको राइटवर्ड रोटेशन बोलते हैं। और अगर नई टेक्नोलॉजी आपने वाई में इस्तेमाल किया तो वाई का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, एक्स सेम रहेगा, दिस इज कॉल्ड अपवर्ड रोटेशन। दोनों में चेंज आया शिफ्ट, एक में चेंज आया रोटेशन। एफिशिएंट टेक्नोलॉजी, अच्छी टेक्नोलॉजी का आपने यूज किया, दोनों प्रोडक्शन बढ़ेगा, दोनों में आपने यूज किया बोथ एक्स एंड वाई। दोनों में खराब टेक्नोलॉजी का यूज करोगे तो ये पीछे की तरफ आ जाएगा, उसको बोलते हैं लेफ्टवर्ड शिफ्ट। रिसोर्सेज इंक्रीज इन वाई, वाई का रिसोर्सेज इंक्रीज हो गया और एक्स का डिक्रीज हो गया, तो वाई का आगे चला जाएगा, एक्स का पीछे चला जाएगा, ये इंटरसेक्ट कर जाएगा इसको। और अगर वाई का रिसोर्सेज घट गया है और एक्स का बढ़ गया तो एक्स का आगे वाई का पीछे, ये भी क्लास इंटरसेक्ट कर जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं रोटेशन एंड शिफ्ट इन अ पीपीसी। नेक्स्ट बात करें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। मैं यहाँ पे आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो ऑब्वियसली क्लास मैंने कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस किया है। मैं किसी स्कूल में जाके अच्छा पैसा कमा सकता था लेकिन मैंने उसको नहीं कमाया, मैंने अपना खुद का काम चालू किया। तो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो आपने सेक्रीफाइस किया, यहाँ पे दो बातें होंगी। बेस्ट ऑल्टरनेटिव एग्जाम्पल, एक डॉक्टर किसी हॉस्पिटल में काम करता है, ठीक है, वहाँ पे तनख्वाह मिलती है उसको 1 लाख रुपए, उसने उसको छोड़ दिया, अपना खुद का क्लिनिक खोले, वहाँ पे उसको 2 लाख की कमाई होती है। यानी कि उस चीज को छोड़ा है क्लास इस चीज को पाने के लिए, तो जो छोड़ा है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। दैट इज, आप आज मेहनत कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, आप मस्ती नहीं कर रहे, तो आप सेक्रीफाइस कुछ ना कुछ कर रहे हो इस चीज को पाने के लिए, दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, लॉस इन गुड वाई अपॉन गेन इन गुड एक्स, इसे बोलते हैं एमओसी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये कंटिन्यू बढ़ता है, इसीलिए पीपीसी कॉनकेव टू द ओरिजिन बनता है। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज डिस्क्राइब एज द रेट एट विच आउटपुट ऑफ गुड्स वाई इज टू बी सेक्रीफाइस फॉर एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ गुड्स एक्स। हर एक एक्स को पाने के लिए वाई को जो आप सेक्रीफाइस कर रहे हो उसी का रेट जो है उसको बोलते हैं क्लास मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, एमओसी। इट मीन्स लॉस इन आउटपुट ऑफ गुड्स वाई फॉर एडिशनल यूनिट ऑफ गुड्स एक्स। एक एक्स को पाने के लिए वाई को आपने क्लास कितना सेक्रीफाइस किया है, लॉस इन गुड वाई अपॉन गेन इन गुड एक्स, इसको क्या बोलते हैं क्लास मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। पीपीसी के स्केड्यूल में आपने देखा था अभी कि आपने किस तरीके से वाई को सेक्रीफाइस किया एक्स को गेन करने के लिए। पहले एक सेक्रीफाइस, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, फिर पांच, और ये लास्ट में जीरो आ जाएगा। इसी वजह से क्लास पीपीसी का एंड इसको टच कर जाता है क्योंकि ये भी जीरो है क्लास और ये भी जीरो, इसको छू जाता है इसी वजह से, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्केड्यूल ऑफ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो सेम जो पीपीसी का स्केड्यूल है वही सेम टू सेम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का है। नंबर फिर याद कर लो, 0 1 2 3 4 5 15, एक घटाओ, फिर दो घटाओ, फिर तीन घटाओ, फिर चार घटाओ, फिर पांच घटाओ। और क्लास यहाँ पे कितना वाई है, वन वाई को छोड़ा 1x के लिए, फिर 2y को छोड़ा 1x के लिए, फिर 3y को छोड़ा 1x के लिए, फिर 4y को 1x, फिर 5y को 1x ड्यू टू इंक्रीज इन मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हर एडिशनल यूनिट के लिए सेक्रीफाइस जो करते जा रहे हो वो ज़्यादा करते चले जा रहे हो। पीपीसी का जो शेप है वो डिपेंड करता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बिहेवियर पे। अगर एमओसी इंक्रीज करेगा, पीपीसी कॉनकेव टू द ओरिजिन। अगर एमओसी कांस्टेंट है, एक एक सेक्रीफाइस किया, एक वाई के लिए एक एक्स सेक्रीफाइस किया, फिर एक वाई, फिर एक एक्स, फिर एक वाई, फिर एक एक्स, यानी पीपीसी बनेगा स्ट्रेट लाइन। अगर एमओसी फॉल्स हो रहा है, पहले चार सेक्रीफाइस किया वाई को, 4y1 रेशियो 1x, 3y रेशियो 1x, 2y रेशियो 1x, अगर ऐसा हुआ तो ये बन जाएगा क्लास आईसी की तरह, यानी कॉनकेव कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। यानी कि डिपेंड करता है शेप किस पे क्लास, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे। एक सवाल बहुत फेमस है एग्जामिनर का, व्हाई पीपीसी इज कॉनकेव टू द ओरिजिन। क्लास ये पूरा आंसर उसमें लिख सकते हैं, क्यों पीपीसी कॉनकेव टू द ओरिजिन होता है। पीपीसी इज कॉनकेव टू ओरिजिन बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन एमओसी, मोर एंड मोर यूनिट ऑफ वन कमोडिटी आर सैक्रिफाइस टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। हर एक एडिशनल कमोडिटी के लिए जो आप सेक्रीफाइस करते चले जा रहे हो। एमआरटी और एमओसी इंक्रीजेस बिकॉज इट इज अज्यूम दैट देयर इज नो रिसोर्सेज इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन। हर एक रिसोर्सेज प्रोडक्शन के लिए इक्वली एफिशिएंट नहीं है। ऑल रिसोर्सेज आर ट्रांसफर फ्रॉम वन गुड्स टू अनदर लेस एंड लेस एफिशिएंटली, रिसोर्सेज हैव टू बी एम्प्लॉयड, दिस रेजेस द कॉस्ट एंड रेजेस एमआरटी। एमआरटी बढ़ेगा या मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ेगा, जिसकी वजह से पीपीसी कॉनकेव टू द ओरिजिन बनेगा।
लास्ट टॉपिक हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील विथ व्हाट इज, एक्चुअल कंडीशन की बात करता है, जो है उसकी बात करेगा, रियल पिक्चर शो करेगा। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स सलाह देता है, इट इज सजेस्टिव इन नेचर, और ये डील करता है व्हाट ऑट टू बी। ये व्हाट इज, ये डील करता है व्हाट शुड बी, व्हाट ऑट टू बी। अगर काफी सारे एग्जाम्पल की बात करें, डज द करेंसी डिवैल्यूएशन फ्यूल इन्फ्लेशन, आर ऑयल प्राइसेस आर कंट्रीब्यूशन टू स्लो डाउन, ये पॉजिटिव की बात करता है। लेकिन ये सजेशन की बात करता है, हायर एजुकेशन शुड बी फ्री, शुड ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स बी सब्सिडाइज, वी मस्ट ट्राई टू बूस्ट अप डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम मतलब क्या है क्लास, हमारी जो इनकम टैक्सेस के बाद बचती है। बेसिक हेल्थ केयर आर सिटीजन शुड बी फ्री, तो यहाँ पे बात करता है ऐसा होना चाहिए, ये अच्छा है, ये बुरा यहाँ। और ये क्लास रिसर्च में बात करता है, जो है वो है, सीधी सीधी बात करता है क्लास की। डिस्पोजेबल इनकम हैज़ डिक्लाइन बाई 15%, अब ये पिछले 4 साल में 15% से कम हुआ है, तो ये बात कर रहा है, ये कह रहा है कि इनकम इंक्रीज होनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं बात करता है हमें इनकम इंक्रीज करनी चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट इज मोर हार्मफुल देन इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत हार्मफुल हो रहा है। तो ये सजेशन की बात चल रही है और बहुत हाई लेवल पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यहाँ पे आपको एक्चुअल कंडीशन, जहाँ पे ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये होगा तो सही होगा, वो नॉर्मेटिव। ये है, ये है, ये है, ये चीज़ एक्चुअल है, तो ये क्या है क्लास, पॉजिटिव। बात करें कंज्यूमर की, तो सबसे पहले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चैप्टर 2 पोर्शन में बटा हुआ है। पहला है कंज्यूमर, दूसरा है इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर किसे कहते हैं, वो इंसान जो चीज़ों को खरीदता है सेल्फ कंजप्शन के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज वांट्स। कोई भी इंसान सामान खरीदता है खुद के लिए, उसे खुद यूज़ करेगा, उससे खुद को सेटिस्फैक्शन मिलेगा, उसको कंज्यूमर बोलते हैं। और कंज्यूमर इज सीकर ऑफ सेटिस्फैक्शन। कंज्यूमर मार्केट में क्या ढूंढता है क्लास, सेटिस्फैक्शन। हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है क्लास, इसीलिए हम लोग क्या है क्लास, कंज्यूमर है। इक्विलिब्रियम इज स्टेट ऑफ रेस्टलेसनेस और चेंजलेसनेस। जहां पे कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन में आ जाए, तो कंज्यूमर कहां पे आ जाता है, इक्विलिब्रियम में। कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम एट अ पॉइंट वेयर ही गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। जहां पे किसी भी कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है, वो इक्विलिब्रियम में आ जाता है। यानी कि अगर मैं कोई सामान खरीद रहा हूँ 100 रुपए का, और उसने मुझे 100 रुपए का सेटिस्फैक्शन दिया, इट मीन्स मैं इक्विलिब्रियम में हूँ। नेक्स्ट है, इसके दो अप्रोच होते हैं, कार्डिनल और ऑर्डिनल। पहले हम बात करते हैं कार्डिनल अप्रोच को। इसे प्रोफेशन क्लास, जो कार्डिनल अप्रोच है ना क्लास, उसे जो दिया था वो फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, आपको पता है एडम स्मिथ जो थे, वो थे क्लास आपके फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। और एल्फ्रेड मार्शल वो थे फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसीलिए क्लास एल्फ्रेड मार्शल साहब ने मार्शलियन अप्रोच दिया था, उसको बोलते हैं कार्डिनल अप्रोच। ये ट्रेडिशनल अप्रोच है। इन्होंने यहाँ पे बात की थी यूटिलिटी की। वो कहते थे यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ ए कमोडिटी, और आप यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते, तो आप सिर्फ नंबर्स में या मनी में यूटिलिटी को मेजर करोगे। किसमें, नंबर्स में और मनी में। कहाँ कहा गया था, कार्डिनल अप्रोच को दिया किसे था क्लास, एल्फ्रेड मार्शल ने। इसीलिए इसको मार्शलियन अप्रोच कहते हैं, और ये बहुत पहले दे दिया था, इसीलिए इसे क्लास इकोनॉमी का ट्रेडिशनल अप्रोच कहा जाता है। यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग। कोई भी सामान में, मुझे भूख लगी है, मैंने एक एप्पल खाया, एक ऑरेंज खाया, उस एप्पल ने, उस ऑरेंज ने मुझे कितना सेटिस्फाई किया, दिस सेटिस्फैक्शन पावर इज कॉल्ड यूटिलिटी। हमें ठंड लगती है, हम रजाई खरीदते हैं, उसे ओढ़ के सो जाते हैं, अच्छा लगता है, गर्माहट सी महसूस होती है। इस रजाई ने हमें कितना सेटिस्फैक्शन दिया। अगर रजाई अच्छी है, हमें गर्माहट आ रहा है, सॉफ्ट है, तो हमें अच्छा सेटिस्फेक्शन दे रहा है। नहीं, ठंड फिर भी लग रही है, छोटा है तो अच्छा नहीं लग रहा, फट जा रहा है, खराब है, चुभ रहा है, तो खराब सेटिस्फेक्शन दे रहा है। तो वो जो भी सेटिस्फेक्शन है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूटिलिटी। इसके अंदर दो चीज़ हम पढ़ेंगे, टी यू टोटल यूटिलिटी, एम यू मार्जिनल यूटिलिटी। तो टी यू क्या है, इट इज सम टोटल ऑफ यूटिलिटी डेराइव फ्रॉम कंजप्शन ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। हमने एक एप्पल खाया, हमें 10 का सेटिस्फेक्शन मिला। हमने 2 एप्पल खाया, दोनों मिला के हमें 19 का सेटिस्फेक्शन। इस 19 को बोलेंगे क्या, टी यू, यानी कि टोटल यूटिलिटी। अच्छा, एक एप्पल 10 का सेटिस्फेक्शन दे रहा था, दोनों मिला के 19, तो एक तो 10 का दे ही रहा था, अकेले दूसरे ने कितना दिया, 9 का। इस 9 को क्या बोलेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी। यानी चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू कंज्यूम एन एडिशनल यूनिट इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। जो चेंज आया टोटल यूटिलिटी में एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी इज द चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू कंज्यूम एन एडिशनल यूनिट। एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से जो चेंज आया टोटल यूटिलिटी में, उसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। तो एम यू एन इक्वल टू टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस वन। कहने का मतलब क्या है, अगर हम बोलो कि ये टी यू है, यहाँ पे है क्लास 5, यहाँ पे 8, यहाँ पे है
10 और यहाँ पे है 11। तो ये जो एम यू आएगा आप कैसे निकालोगे, पहला 5 का 5, 8 में से 5 गया 3, 10 में से 8 गया 2, 11 में से 10 गया 1। मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा घटता रहता है। क्यों? इसके लिए क्लास एक लॉ है जिसका नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ क्या कहता है? एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी, किसी भी कमोडिटी के ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स को जब हम कंज्यूम करते हैं तो जो एडिशनल यूनिट है, जो एडिशनल यूनिट है, उससे सैटिस्फैक्शन हमेशा घटता चला जाता है। मुझे भूख लगी है, मैं पहली रोटी खाऊंगा, मुझे बहुत सैटिस्फैक्शन मिलेगा, थोड़ा मेरा पेट फुल, अब मैं दूसरी रोटी खाऊंगा, सैटिस्फैक्शन कम मिलेगा, तीसरी खाऊंगा और कम मिलेगा। यानी कि हर एक एडिशनल यूनिट मुझे सैटिस्फैक्शन कम देता चला जाएगा। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। एज अ कंज्यूमर कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी, देन द मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम ईच एंड एडिशनल यूनिट गोज ऑन डिमिनिशिंग। मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा फॉल होता है, घटते घटते ये जीरो और माइनस भी हो जाता है। पेट भर गया, मम्मी एक रोटी फालतू दे देगी, मज़ा नहीं आएगा, सेटिस्फेक्शन जीरो, फिर और खा लिया तो पेट भी खराब हो जाएगा, ध्यान रखना। अजम्पशन की बात करें, कंज्यूमर रैशनल, कंज्यूमर बुद्धिमान होना चाहिए। क्लास ये कार्डिनल अप्रोच के अंदर है। स्टैंडर्ड यूनिट शुड बी टेकन लाइक अ कप ऑफ टी नॉट अ स्पून ऑफ टी। चाय पीना है तो कप में पीना है ना, तभी पता चलेगा। पहला कप जो है वो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा, दूसरा कम, तीसरा और कम। अगर चम्मच से पियोगे पता नहीं चलेगा। कंटिन्यूस कंजप्शन, रुक रुक के कंजप्शन नहीं करना है, एक साथ कंजप्शन करना है और होमोजीनियस यूनिट्स होने चाहिए, एक जैसा यूनिट्स। पहला एप्पल खाया 50 रुपये किलो वाला, दूसरा अगर 200 रुपये किलो वाला खाओगे, दूसरा ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। तो सामान एक जैसा होना चाहिए, होमोजीनियस यूनिट। और कंटिन्यू, यानी कि एक अभी खाया, दूसरा 2 दिन बाद खाया, तीसरा शाम को खाया, नहीं, आपने कंटिन्यू बैठना है और कंजप्शन करना है। तो आप ऐसा फील भी करोगे हर एडिशनल यूनिट पहले वाले से कम सेटिस्फेक्शन दे रहा है। और जो चीज़ तुम्हें बहुत पसंद थी, जो चीज़ तुम्हारी फेवरेट थी, उसे भी एक टाइम के बाद तुम्हें क्लास नफरत हो जाएगी, उसे तुम नहीं खाओगे, छोड़ दोगे अगर पेट भर जाता है तो। इसकी न्यूमेरिकल की बात करें, स्केड्यूल की बात करें, तो आप देखो जीरो क्वांटिटी टी यू जीरो, एक ने 8 दिया, 2 ने 14, 3 ने 18, 4 20, 5 26 18। तो अगर मैं देखूं मैं एम यू कैसे निकालूंगा, जीरो का डैश, 8 में जीरो गया 8, 14 माइनस 8 6, 18 माइनस 14 4, 20 माइनस 80 18 2, 20 माइनस 20 0, 18 माइनस 20 माइनस 2। और अगर मैं एम यू को जोड़ता चला जाऊंगा तो टी यू आ जाएगा 8, 8 प्लस 6 14, 4 18, 2 20 प्लस 0 20, 20 माइनस 2 18। ठीक है, अब ये डायग्राम देखो, जहाँ पे टी यू मैक्सिमम होता है ना क्लास, उसको बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। क्या कहते हैं? सैचुरेशन पॉइंट, वेयर टी यू इज मैक्सिमम। और जहाँ टी यू मैक्सिमम है वहाँ पे एम यू जीरो है क्लास, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैटिटी। पॉइंट ऑफ सैटिटी, ठीक है, जहाँ टी यू मैक्सिमम है वहाँ पे एम यू जीरो है, इसको क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ सैटिटी, राइट। नेक्स्ट, अगर हम रिलेशनशिप बात करें टी यू और एम यू की, तो टी यू इंक्रीज हो रहा है, एम यू घट जरूर रहा है बट पॉजिटिव है। टी यू मैक्सिमम, एम यू जीरो, जैसे ही टी यू घटेगा एम यू नेगेटिव चला जाएगा। यही 3 पॉइंट आपको रिलेशनशिप में लिखने हैं टी यू एम यू में। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करें, कोई भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तभी आएगा जब उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। कंज्यूमर इज एन इक्विलिब्रियम एट अ पॉइंट वेयर ही गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। अगर मैं बात करूँ कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन की, तो इसके लिए हमारे पास 2 अप्रोच है ना। हम लोगों ने कार्डिनल पढ़ा, ऑर्डिनल पढ़ा, अभी हम कार्डिनल पढ़ रहे हैं। तो कार्डिनल के अंदर कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम में आता है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ यूटिलिटी अप्रोच। इसके अंदर भी 2 पार्ट है। जब कंज्यूमर सिंगल कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है, सिर्फ एक कमोडिटी लाइक एक्स, जब कंज्यूमर एक से ज़्यादा कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है लाइक एक्स एंड वाई और ए और बी और पी और क्यू। तो इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी, ध्यान सुनना, सिंगल कमोडिटी जब कंज्यूमर कंज्यूम करता है तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तब आता है जब एम यू एक्स इज इक्वल टू पी एक्स। जब किसी, यही लिखा है क्लास यहाँ पे, जब किसी भी कमोडिटी का जो मार्जिनल यूटिलिटी है जब उसके प्राइस के बराबर आ जाए तब कंज्यूमर सबसे ज़्यादा सेटिस्फाई होता है। मैंने 100 रुपये का पेन खरीदा, मुझे 100 रुपये का सेटिस्फेक्शन मिला, यानी कि मैं इक्विलिब्रियम में हूँ। अ कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम एट अ पॉइंट वेयर ही गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। इन दिस केस कंज्यूमर इज इक्विलिब्रियम एट अ पॉइंट वेयर एम यू एक्स इक्वल टू पी एक्स, तब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। इसका देखते हैं स्केड्यूल डायग्राम। तो यहाँ पे मैंने नंबर 1 2 3 4 लिखा है। एम यू एक्स, एम यू हमेशा घटता है, मैंने घटा दिया। पी एक्स को मैं कांस्टेंट मानूंगा, पूरे सिलेबस में प्राइस को आप हमेशा कांस्टेंट ही मानोगे। तो ये प्राइस कांस्टेंट है, एम यू हमेशा घटता है, इसको और नीचे ले आ सकते हो, ऊपर भी छोड़ सकते हो, मर्जी तुम्हारी है। तो जहाँ पे एम यू और पी एक्स आपस में बराबर, ये पॉइंट आ गया इक्विलिब्रियम पॉइंट, इसको ई बोलते हैं। और ये ऊपर का एरिया जो है ना उसको बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस, क्योंकि ऊपर का जो एरिया है उसमें एम यू एक्स ज़्यादा है, किससे क्लास? प्राइस से। प्राइस कम, एम यू एक्स ज़्यादा है, तो उस एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे? कंज्यूमर सरप्लस।
इन केस ऑफ डबल कमोडिटी, जब हम किसी दो कमोडिटी की बात करते हैं डबल कमोडिटी की, तो कंज्यूमर दो कमोडिटी ले रहा है एक्स और वाई दोनों, तो कंज्यूमर तब इक्विलिब्रियम में आएगा जब एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई होगा। इसी चीज को ऐसे लिख सकते हैं, रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स एंड वाई कमोडिटी इज इक्वल टू रेशियो ऑफ बोथ द प्राइसेस। इस सिचुएशन में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आएगा। वन कमोडिटी में एम यू एक्स इक्वल टू पी एक्स था, तो यहाँ पे वन वन यहाँ रख दो और पी एक्स नीचे आ जाएगा, फिर ये वाई के साथ भी सेम करो और आर एच एस इक्वल है, एल एच एस भी इक्वल होगा, तो तब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आएगा जब एम यू एक्स द रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी टू इट्स प्राइस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई कमोडिटी टू इट्स प्राइस, तब कंज्यूमर क्या होगा, इक्विलिब्रियम में आएगा। डबल कमोडिटी केस है। इसके डायग्राम की बात करें तो ये है क्लास इसका डायग्राम। अच्छा एक चीज़ और, तो ये है क्लास, आप ये दोनों एक ही बात है, इक्वेशन 1 2 कंपेयर किया, इसका मतलब 1 रुपये में जितना एक्स सेटिस्फेक्शन देगा उतना ही 1 रुपये में वाई भी सेटिस्फेक्शन देगा, तब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आएगा। स्केड्यूल ये रहा क्लास, एम यू एक्स एम यू वाई, जहाँ पे एम यू दोनों बराबर होंगे तब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आएगा। डायग्राम बिल्कुल कट कॉपी पेस्ट, जैसा एम यू एक्स सिंगल कमोडिटी का था इस तरफ रख के डबल कमोडिटी बना दो, जहाँ पे ये सब कट हो रहा है क्लास उसको क्या बोलेंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, यानी ये वो पॉइंट है इक्विलिब्रियम। आप बनाओगे कैसे, इस तरीके से आप इसे लाइन खींचो, ये इसको कट करो, ये यहाँ से, तो ये जो पॉइंट आ गया ये आ गया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ डबल कमोडिटी। डायग्राम बहुत कम पूछा आता है। एम यू एक्स अपॉन पी एक्स सॉरी, अगर बराबर है ना, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स अगर बराबर है एम यू वाई अपॉन पी वाई से, इसका मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है। व्हाट हैपेंस, व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ कंज्यूमर व्हेन एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज ग्रेटर देन। ध्यान से सुनना क्लासेस का आंसर लिखा हुआ है, अगर एम यू एक्स अपॉन पी एक्स ज़्यादा है एम यू वाई अपॉन पी वाई से, इसका मतलब एक्स कमोडिटी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है एज कम्पेयर टू वाई कमोडिटी, तो कंज्यूमर का रिएक्शन क्या होगा इस सिचुएशन में। इन दिस सिचुएशन कंज्यूमर शुड परचेज मोर ऑफ गुड्स एक्स एंड लेस ऑफ गुड्स वाई। जैसे जैसे एक्स को ज़्यादा कंज्यूम करेगा एक्स से सेटिस्फेक्शन कम होता चला जाएगा, एक्स से सेटिस्फेक्शन कम होगा, और जैसे जैसे वाई को कम कंज्यूम करेगा वाई उसके लिए अहमियत ज़्यादा हो जाएगी, उसका सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा। तो ये ज़्यादा था इसको कम किया, ये कम था इसको बढ़ाया, और ये तब तक करना है जब तक कि ये इक्वल ना आ जाए। ध्यान रखना, जिस कमोडिटी का जिस जो ज़्यादा है उसे और ज़्यादा कंज्यूम करो, ये ज़्यादा है तो इसको और ज़्यादा आप कंज्यूम करोगे, तब कंज्यूमर क्लास इक्विलिब्रियम में आएगा। इन केस गुड्स एक्स कंपेयर टू वाई, देयरफॉर ही विल buy more of goods x and less of goods y. This will leads to fall in MUX and rise in MUY. The consumer will consume such till MUX upon PX equal to MUY upon PY. अच्छा, अगर y ज़्यादा है तो MUY upon PY is greater than MUX upon PX. Then consumer should consume more of goods y and less of goods x. तब जाके क्लास से बराबर आ जाएगा। x को ज़्यादा, y को ज़्यादा कंज्यूम करोगे y का सेटिस्फेक्शन कम, x को कम कंज्यूम करोगे x का सेटिस्फेक्शन ज़्यादा, और तब तक जब तक ये दोनों इक्विलिब्रियम में ना आ जाए तब तक आपको ये काम करना है। देखो यार ये वन शॉट है, इसलिए मैं बहुत फास्ट रिवीजन करा रहा हूँ। डिटेल में मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है एक करके, और प्लेलिस्ट है आप जाके चेक कर सकते हो। ये वन शॉट है इसलिए क्लास थोड़ा सा धड़ल्ले से रिवीजन चल रहा है, थोड़ा फास्ट से, ठीक है। आप अपने हिसाब से चाहो तो स्पीड भी चेंज कर सकते हो। अब एम यू एक्स अपॉन पी एक्स वाले में सिंगल कमोडिटी केस के कुछ आ जाते हैं सम्स करने के लिए। लाइक यहाँ पे यूनिट दे रखा है 1 2 3 4 5, एम यू दे रखा है आपको, और प्राइस दे रखा है 8, तो प्राइस 8 और एम यू 8, जहाँ पे प्राइस और एम यू दोनों बराबर होगा वहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आएगा। इससे पहले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा। आपको पता है कि पहली रोटी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देती है, दूसरी कम, तीसरी कम, चौथी कम, एक बार में मिलेगा ही नहीं। तो क्या पहली रोटी खाने के बाद आप छोड़ दोगे खाना खाना कि पहली रोटी सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देती है, मैं पहली रोटी खाऊंगा दूसरी नहीं खाऊंगा? नहीं, आपको पहला खाने के बाद आपको पेट में जगह है तो दूसरा भी खाना पड़ेगा। इसीलिए आपको रुकना नहीं, यहाँ पे आगे बढ़ते चले जाना है। कंज्यूमर यहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा। अच्छा, यहाँ दोनों बराबर हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, प्राइस आपको देना पड़ रहा है ज़्यादा, सेटिस्फेक्शन कम मिल रहा है, इसलिए कंज्यूमर नीचे भी नहीं आएगा, तो कंज्यूमर इस पॉइंट पे सेटिस्फेक्शन आएगा। यही क्लास इसको आपको रिटन लैंग्वेज में लिखना है, टेबल बना के दिखाना है, एम यू एक्स और पी एक्स बराबर है, और इसे एक्सप्लेन कर देना, दैट्स इट, ओके। अच्छा, एक और क्वेश्चन भी, सपोज दैट 2 कमोडिटी का है, आइसक्रीम 30 रुपये का बिक रहा है, लक्ष्मी ने आइसक्रीम बहुत पसंद है, उसने 3 खा ली, और उसकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो 90 यूटिल्स है। ध्यान रखना, यूटिलिटी को यूटिल्स में मेजर किया जाता है, किसमें, यूटिल्स में, यानी कि मनी और नंबर्स में, उनको मिला के यूटिल्स बोलते हैं। एम यू 1 रुपये में 3 यूटिल है, तो अगर ये 90 है और 1 रुपये में 3 यूटिल है, तो कितने, अगर एम यू को रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो एम यू भी 30 हो गया और प्राइस भी 30, एम यू 30 प्राइस 30, यानी शी इज इन इक्विलिब्रियम पोजिशन नाउ, शी शुड नॉट कंज्यूम मोर आइसक्रीम। उसको ज़्यादा आइसक्रीम नहीं खाना, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम में आ गई। अब वो आइसक्रीम खाएगी तो प्राइस ज़्यादा लगेगा, सेटिस्फेक्शन कम लगेगा, इसीलिए क्लास वो आगे नहीं जाएगी, उसको रुक जाना चाहिए, ओके। नेक्स्ट,
इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस यानी कि ऑर्डिनल अप्रोच प्रोफेसर हिक्स ने दिया था, मॉडर्न अप्रोच है, इन्होंने इंडिफरेंस कर्व की बात करी थी। और हिक्सेशियन अप्रोच इसको कहते हैं। इसके अंदर हम पढ़ते हैं आईसी के बारे में, इन डिफरेंस यानी नो डिफरेंस, जहां पे आप दो कमोडिटी के बीच में डिफरेंस नहीं कर पा रहे यार, कौन सा अच्छा है कौन सा खराब है। दिस कर्व इज कॉल्ड इंडिफरेंस कर्व। सो इंडिफरेंस कर्व होता क्या है क्लास? इंडिफरेंस रेफर्स टू वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटी विच कैन गिव सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। दो कमोडिटी के अलग अलग कॉम्बिनेशंस जो आपको बराबर लेवल का सेटिस्फेक्शन दे। अजम्पशन की बात करें, कंज्यूमर बुद्धिमान होना चाहिए, कोई ना कोई दो कमोडिटी जरूर होना चाहिए क्लास। ऑर्डिनल अप्रोच पे बेस्ड है, इनकम ऑफ कंज्यूमर क्या है क्लास? कांस्टेंट। ये है आईसी का स्केड्यूल। ये है कमोडिटी वाई, कमोडिटी एक्स, इसका शेप होता है कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, बीचों बीच निकलता है क्लास। और इसके बीच में जितने भी क्लास पॉइंट है वो सारे के सारे बराबर लेवल के सेटिस्फेक्शन देंगे। पॉइंट 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 3 इक्वल टू 4 इक्वल टू 5। एक आईसी के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो आपको बराबर लेवल का सेटिस्फेक्शन देते हैं। इसका स्केड्यूल भी आपको एज इट इज याद करना पड़ेगा, जैसे आपने क्लास शुरू में पीपीसी का याद करा था। ये अलग अलग कॉम्बिनेशन है, क्वांटिटी एक्स क्वांटिटी वाई। तो 1 2 3 4 5 वहाँ पे था 0 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5। वहाँ पे 15 था, यहाँ पे 15 है। वहाँ पहले एक कम किया, फिर दो कम किया, फिर तीन कम किया, फिर चार कम किया, फिर पाँच कम किया, लास्ट में जीरो हो गया। तो यहाँ पे आपको जीरो कभी कहीं नहीं करना है, क्योंकि टच कहीं नहीं हो रहा है, तो जीरो कहीं नहीं करना। यहाँ पे पहले 15, पहले एक घटाओ, सॉरी पहले चार घटाओ, यानी कि आपके पास एक एक्स और 15 वाई था। आपने चार वाई खुशी खुशी छोड़ दिया एक एक्स के लिए, एक्स दो हो गया। फिर आपने तीन वाई खुशी खुशी छोड़ दिया एक एक्स के लिए, फिर आपने दो वाई छोड़ दिया, फिर आपने एक वाई छोड़ा। लास्ट में देखोगे एम आर एस कंटिन्यू फॉल हो रहा है, जिसकी वजह से आई सी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन बन रहा है। वहाँ पे एम ओ सी कंटिन्यू बढ़ता चला जा रहा था, जिसकी वजह से पी पी सी कॉन्केव टू द ओरिजिन बना था। ये स्केड्यूल, ये डायग्राम आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हो गया क्लास आपका इंडिफरेंस कर्व। अब ऐसा क्यों होता है क्लास? मेरे पास ये एक था, ये 15 था, बहुत था मेरे पास, मैंने चार दे दिया खुशी खुशी। लेकिन मुझे अब डर लग रहा है भैया, अब तो मेरे पास सिर्फ 11 ही बचा हुआ है, और यहाँ तो मेरे पास कितना है क्लास? दो है। तो यहाँ तो अच्छा खासा है, अभी पहले से ज़्यादा है, पहले से कंडीशन बेटर है, यहाँ ख़राब हो गई, तो भैया अब मैं तीन ही दूंगा। अब ये तीन है, तो जैसे जैसे ये बढ़ रहा है इसकी अहमियत कम हो रही है, ये घट रहा है इसकी अहमियत बढ़ रही है। तो लास्ट में आप देख रहे हो इसकी अहमियत बराबर बराबर हो गई। हम सिर्फ एक वाई को दे रहे हैं एक एक्स के लिए। नेक्स्ट है क्लास मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? इट रेफर्स टू लॉस इन सेटिस्फेक्शन ड्यू टू रिडक्शन इन वन कमोडिटी विच इज कॉम्पनसेटेड बाय यूनिट गेन इन अदर अनदर कमोडिटी। यहाँ पे वाई कम हो रहा है तो क्या हो गया, एक्स तो गेन हो रहा है ना। तो इसीलिए क्लास जो वाई की कमी हो रही है उसको, उसकी भरपाई, उसकी पूर्ति एक्स कर रहा है। इसी को बोलते हैं क्लास मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और ये क्लासेस का डायग्राम है पीपीसी जैसा, सेम टू सेम। बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो, 6 नंबर में आएगा ये। फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व के फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले बात करें इंडिफरेंस कर्व कौन, ये जो है क्लास कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, डाउनवर्डली स्लोपिंग टू राइट होता है, और ये एम आर एस की वजह से होता है। एम आर एस को बोलते हैं स्लोप ऑफ आईसी, एम आर एस को ही क्या बोलते हैं? स्लोप ऑफ आईसी। तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, इसी को कह सकते हैं स्लोप ऑफ आईसी, इसको कहते हैं क्लास एम आर एस। और ये कंटिन्यू फॉल होता है, जिसकी वजह से इंडिफरेंस कर्व भी डाउनवर्ड स्लोपिंग टू राइट होता है। एक इंडिफरेंस कर्व के ऊपर जितने भी कॉम्बिनेशन है वो सारे के सारे बराबर लेवल का सेटिस्फेक्शन देते हैं। जो इंडिफरेंस कर्व राइट साइड होता है वो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देता है जो लेफ्ट है उससे, और जो लेफ्ट है वो कम देता है जो राइट है उससे। दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। टू इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। तो अगर आप देखोगे ना, ये दो इंडिफरेंस कर्व है, ये कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। अगर ऐसा हुआ तो इस सिचुएशन में ए लेफ्ट आ गया बी राइट, तो ए कम सेटिस्फेक्शन देगा बी ज़्यादा, और एक ही आईसी के ऊपर ऐसा कभी नहीं हो सकता कोई कम कोई ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे। हर एक जो क्लास कॉम्बिनेशन एक आईसी के ऊपर वो आपको इक्वल लेवल का सेटिस्फेक्शन देगा। अगर आपने इसे क्लास क्रॉस किया तो कहीं ना कहीं क्लास कोई ना कोई जो प्रॉपर्टी है वो फेल कर जाएगा, जो होता नहीं है, कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा। इसीलिए दो इंडिफरेंस को कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। अनगिनत इंडिफरेंस कर्व हो सकते हैं किसी कंज्यूमर के लिए, जिसको हम लोग इंडिफरेंस मैप या फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व भी कहते हैं। बजट लाइन एक ऐसी लाइन जो किसी भी कंज्यूमर के बजट को रिप्रेजेंट करता है कि उसकी कैपेबिलिटी कितनी है, वो दो कमोडिटी कितनी कितनी खरीद सकता है, उसको बोलते हैं बजट लाइन। इसके अंदर का है वो खरीद सकता है, यानी कि अटेनेबल या फिजिएबल। इसके बाहर की जो चीज़ें हैं क्लास वो है अनअटेनेबल या नॉन फिजिएबल। ओके, तो बजट लाइन क्या है क्लास? ये वो लाइन है जो शो करता है डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, दो गुड्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन, विच अ कंज्यूमर कैन परचेज विद इज गिवन इनकम एंड प्राइस। ध्यान रखना क्लास, बजट लाइन वो लाइन है जो दो कमोडिटी
कमोडिटी के कॉम्बिनेशन को शो करता है जो कंज्यूमर खरीद सकता है अपनी दी हुई इनकम और प्राइस से। इक्वेशन जो बात करें इक्वेशन ऑफ बजट लाइन, वो क्या होती है, वाई फॉर इनकम इज इक्वल टू नंबर ऑफ एक्स कमोडिटी इंटू प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी प्लस नंबर ऑफ वाई कमोडिटी इंटू प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी। वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू पी एक्स प्लस वाई इंटू पी वाई। इसको हम लोग क्या बोलते हैं क्लास, बजट लाइन की इक्वेशन। बजट सेट यानी कि आप अपने इनकम से कितने डिफरेंट सारी चीज़ें खरीद सकते हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बजट सेट। इट रेफर्स टू अ सेट ऑफ अटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स एट गिवन मार्केट प्राइस एंड इनकम ऑफ कंज्यूमर। जब भी हम बजट लाइन की बात करते हैं दो चीज़ें कांस्टेंट रहती हैं, हमारी इनकम और हमारा प्राइस किसी भी सामान का, और इन दोनों का जब हम रिलेशन बनाते हैं तो उसको बोलते हैं बजट सेट। जब हम नंबर में रिलेशनशिप बनाते हैं, हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया क्लास इनकम हमारी 60 रुपये है, दो गुड्स है, एक गुड्स की कीमत है 2 रुपये, एक गुड्स की कीमत है 1 रुपये। तो इस हिसाब से अगर मैं एक गुड 0 खरीदूंगा 0, तो दूसरा 60 खरीदूंगा 1 रुपये के हिसाब से, मेरे 60 रुपये इनकम है। अगर मैं 10 खरीदूंगा तो 2 के भाव से 20 रुपये खर्च होंगे, ये 1 के भाव से 40, अभी भी 60 रुपये खर्च हो गए। मैं कहीं भी अप्लाई कर दूं, 15 2 के हिसाब से 30 रुपये खर्च हो गया, 30 1 के हिसाब से 30 रुपये, मेरी इनकम 60 है। तो आप देखोगे हर जगह 60 रुपये खर्च हो रहा है, तो ये अटेनेबल है, आप इसको अटेन कर सकते हो। 25 2 के हिसाब से 50 रुपये खर्च हो गया, फिर ये 1 का भाव है 10, 50 प्लस 10 60। अगर ये 10 की जगह 12 हो जाए तो ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। अटेनेबल जो क्लास आप बजट के अंदर है, और जो बाहर है जहाँ पे दोनों को जोड़ के 100 नहीं आएगा, इनकम दोनों सामान पे 100 से ज़्यादा खर्च होगा या 60 से ज़्यादा खर्च होगा, अगर आपकी इनकम 60 या 100 है तो उसको बोलते हैं नॉन अटेनेबल या अनअटेनेबल या नॉन फिजिबल। बजट लाइन में भी पीपीसी की तरह रोटेशन और शिफ्ट होता है। अगर दोनों कमोडिटी में चेंज आ गया तो शिफ्ट, अगर एक में आया तो रोटेशन। अगर आप देखें अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो बजट बढ़ेगा, राइट वर्ड शिफ्ट, इनकम घटेगी तो बजट हमारा घटेगा, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। इफेक्ट ऑन बजट लाइन व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी चेंजेस, ध्यान रखना, रिडक्शन इन प्राइस ऑफ एक्स, एक्स का प्राइस अगर रिड्यूस हो गया तो आप एक्स को ज़्यादा खरीद सकते हो, रोटेट राइट वर्ड। वाई का प्राइस अगर इंक्रीज हो गया तो वाई को, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ एक्स, एक्स का प्राइस इंक्रीज हो गया तो बजट घट गया, तो लेफ्ट वर्ड रोटेशन। एक कमोडिटी में है तो रोटेशन। रिडक्शन इन वाई, वाई सस्ता हो गया तो वाई की डिमांड क्या हो जाएगी क्लास, ज़्यादा, हम ज़्यादा खरीद सकते हैं ना उसी बजट से। अगर प्राइस इंक्रीज हो गया तो हम वाई को कम खरीद सकते हैं, सेम बजट होगा लेकिन हम ज़्यादा नहीं खरीद सकते, कम खरीद सकते हैं। रोटेट लेफ्टवर्ड, रोटेट अपवर्ड, रोटेट डाउनवर्ड। मोनोटोनिक प्रेफरेंस, जब कंज्यूमर एक कमोडिटी को ज़्यादा खरीदे बिना दूसरे को कम करे हुए, इस टाइप के प्रेफरेंस को क्या बोलते हैं, मोनोटोनिक प्रेफरेंस। जैसे एक बंडल है 2-2 का, एक है 3-2 का, तो कंज्यूमर कौन सा बंडल सिलेक्ट करेगा, कोई भी बुद्धिमान कंज्यूमर 3-2 को ही सिलेक्ट करेगा, यानी कि 2-2 कभी वो सिलेक्ट नहीं करेगा, बिकॉज यहाँ पे भी 2 है लेकिन यहाँ पे एक्स जो है, वाई तो दोनों में 2 है, एक्स यहाँ पे ज़्यादा है, तो एक बुद्धिमान कंज्यूमर हमेशा यही सिलेक्ट करेगा, यही प्रेफरेंस होगी, उसको बोलते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंस। लास्ट है क्लास कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ आईसी अप्रोच, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। इंडिफरेंस अप्रोच से क्लास कोई भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब आएगा, सो इंडिफरेंस कर्व अप्रोच से कोई भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तब आएगा जब ये बजट लाइन किसी आईसी से टेंजेंट बन के पास होगा, ये ई पॉइंट। व्हेन बजट लाइन मेक्स टेंजेंट ऑन आईसी, तो तब क्लास कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आएगा, इसीलिए इसे बोलते हैं क्लास कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ आईसी अप्रोच। तो ये जो स्लोप ऑफ बजट लाइन है और स्लोप ऑफ आईसी है दोनों बराबर है। बहुत सारे कंज्यूमर है, सर आपने कहा था IC3 ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा सबसे आगे, तो कंज्यूमर यहाँ पे इक्विलिब्रियम में क्यों आ गया, क्योंकि बेटा IC3 ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा लेकिन बजट भी तो होना चाहिए, आपका बजट ही इतना है, तो आपका बजट अगर इतना है तो ये उसके से कम है और ये बिल्कुल बराबर सेटिस्फेक्शन दे रहा है। तो पॉइंट ई इक्विलिब्रियम है, जहाँ पे स्लोप ऑफ बजट लाइन, ये स्लोप ऑफ आईसी है, ये स्लोप ऑफ बजट लाइन है, और ये एमआरएस भी स्लोप ऑफ आईसी है। तो जब ये आपस में इक्वल होगा तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आएगा। तो कोई भी कंज्यूमर इंडिफरेंस कर्व अप्रोच से इक्विलिब्रियम तब आता है जब बजट लाइन टेंजेंट बन के पास होता है, जहाँ पे दोनों का स्लोप, आईसी और बजट लाइन दोनों का स्लोप आपस में बराबर रहता है। अगर हम बात करें डिमांड की, तो डिमांड कहते किसको है, मांग। अगर मुझे कोई चीज खरीदना है तो क्लास में उसकी डिमांड करता हूं, सिंपल सी बात है। व्हेन कंज्यूमर इज विलिंग, ध्यान रखना, अगर मैं दुकानदार के सामने खड़ा होकर डिमांड नहीं कर रहा, घर बैठ के सोच रहा हूं कि मुझे चीज खरीदनी है, तो वो भी डिमांड है। लेकिन मैं घर में कुछ भी नहीं सोचूंगा, मेरा बजट भी उसके लिए मुझे अलाउ करना चाहिए। अगर मैं कोई चीज खरीदने की सोच रहा हूँ और मेरा बजट मुझे अलाउ करता है उसे खरीदने के लिए, तो ही वो डिमांड है। इस डिमांड को देखते हुए दुकानदार प्रोडक्शन करेंगे। अब जितने भी भिखारी हैं, अगर वो मर्सिडीज कार की सोचने लगे मैं ये खरीदूंगा, तो मर्सिडीज कार वाले या रॉयल्स रॉयस वाले उसके क्लास प्रोडक्शन को नहीं बढ़ाने वाले। मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर आप घर बैठे बैठे कुछ सोच रहे हो और वो आपके बजट के अंदर है, तो वो भी डिमांड में कंसिडर होता है। इसको इफेक्टिव डिमांड बोलते हैं। क्या बोलते हैं क्लास, इफेक्टिव डिमांड।
किस चीज के बारे में सोचोगे? टू परचेज अ फिक्स क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी, किसी भी कमोडिटी की फिक्स क्वांटिटी 2 किलो 4 किलो 2 4 5 वेरियस प्राइस अलग अलग कीमतों पर मार्केट पे एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एग्जांपल, एक कंज्यूमर है जो डिमांड करता है 2 kg ऑफ वीट, यह 2 kg क्वांटिटी है, वीट प्राइस है, मंथ है, टाइम पीरियड 20 रुपए है, क्लास प्राइस। तो डिमांड कैसा कॉन्सेप्ट है? फ्लो कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलर पीरियड रहता है। पर मंथ कितने डिमांड करते हो, पर ईयर कितने डिमांड करते हो, पर क्वार्टर कितने डिमांड करते हो, तो इसमें पूरा का पूरा ईयर रहता है। डिमांड ऑलवेज मीन्स इफेक्टिव डिमांड। जब भी हम बात करते हैं डिमांड की, तो ये कैसी डिमांड है? इफेक्टिव डिमांड, यानी कि आपका बजट, विलिंगनेस और एबल। इफेक्टिव का मतलब होता है विलिंगनेस और एबल। इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट में बहुत सारे ग्राहक हैं, किसी एक ग्राहक की डिमांड कि वो इस प्राइस में क्या डिमांड करता है, इंडिविजुअल डिमांड। सारे ग्राहकों की डिमांड को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास आएगा मार्केट डिमांड। सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड इज कॉल्ड मार्केट डिमांड। तो ये इंडिविजुअल डिमांड है, एक ही डिमांड, ये बी की है, सी की है, मैं तीनों को जोड़ूंगा तो मार्केट डिमांड। 4 + 5 9 + 6 15, 3 + 4 7 + 5 12, 2 + 3 5 + 4 9, 1 2 3 6, राइट। इसको आगे क्लास मार्केट डिमांड। डिमांड फंक्शन क्या है क्लास? डिमांड फंक्शन रिलेशनशिप शो करता है डिमांड और डिमांड को अफेक्ट करने वाले अलग अलग फैक्टर्स। ध्यान से देखना, डिमांड फंक्शन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। डिमांड और उसको अफेक्ट करने वाले बहुत सारे फैक्टर, ये है क्लास डिमांड फंक्शन। अगर आप देखोगे dx = फंक्शन ऑफ px po y t d। डिटेल में क्लासेस को हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, क्या है px, क्या है po, क्या है y, क्या है t, क्या है d, क्या है e। तो ये है क्लास a की डिमांड, ये है बी की डिमांड, ये है सी की डिमांड। अगर मैं डायग्राम की बात करूं तो हर जगह जब भी आप डायग्राम बनाओगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे क्लास आपको फिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बिना ये ग्राफ अधूरा है। इन तीनों की डिमांड को, ये ए का है, ये बी का है, ये ए का है, बी का है, सी का है, इनकी डिमांड को जोड़ने पे जो डिमांड आता है इसको बोलते हैं मार्केट डिमांड। सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड इज कॉल्ड मार्केट डिमांड। अगर आप डायग्राम में थोड़ा डिफरेंस समझ पाओ कि जो मार्केट डिमांड का डायग्राम है वो थोड़ा सा फ्लैटर बनता है। क्या बनता है क्लास? फ्लैटर, बिकॉज नंबर ऐड होते चले जाते हैं, बड़े नंबर आते हैं तो ये नीचे वाला डायग्राम दूर भाग जाता है, जिसकी वजह से आप देखोगे कि जो मार्केट डिमांड है उसका डायग्राम हमेशा फ्लैटर बनता है एज कंपेयर टू इंडिविजुअल डिमांड। ये है क्लास डिमांड का डायग्राम। अगर मैं देखूँ स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, आप चाहो तो इसको स्ट्रेट लाइन बना सकते हो, आप चाहो तो इसको इस तरीके से बना सकते हो कर्व में, तुम्हारी मर्जी है डिमांड तुम्हें कैसे बनाना है। एक वीडियो बनाई थी इसके अंदर क्लास कंप्लीट डायग्राम मैंने बताया था, सब जरूर देखना, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँ जहाँ पे माइक्रो के पूरे डायग्राम है। तो आपको मैंने बताया था कि आप डिमांड कर्व कैसा, अगर आप ऐसा बनाना चाहते हो तो इट इज़ ऑल्सो करेक्ट, अगर आप ऐसा भी बनाना चाहते हो तो भी ये करेक्ट है। डिमांड कर्व क्लास कौन, इसकी जो डायग्राम है ना इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। शेप कैसा होता है? डाउनवर्डली स्लोपिंग टू राइट या कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। और इसका जो स्लोप है उसको मेजर करने के लिए हम क्लास हम इसे स्लोप मेजर करते हैं तो वो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू, इसको बोलते हैं स्लोप। इसको क्या बोलते हैं क्लास? स्लोप ऑफ बजट, सॉरी, जैसा स्लोप ऑफ बजट लाइन था, स्लोप ऑफ आईसी था लास्ट चैप्टर में, उसी तरीके से क्लास ये स्लोप ऑफ डिमांड कर्व है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू। डिमांड फंक्शन, मैंने कहा था डिमांड फंक्शन रिलेशनशिप शो करता है किसकी? प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी, प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और एक्सपेक्टेशन। ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं, इनको बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड या फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। तो ये रहे क्लास डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड है ये, और ये है डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड। अगर मैं इंडिविजुअल डिमांड की बात करूं तो प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी, प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट प्रेफरेंस, एक्सपेक्टेशन। और जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड है इनको तो हम पढ़ेंगे अभी एक एक करके डिटेल में। मार्केट डिमांड है साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन कितना है, पॉपुलेशन का साइज कितना है। अगर पॉपुलेशन ज़्यादा तो डिमांड ज़्यादा, पॉपुलेशन कम डिमांड कम। सीजन और वेदर भी कहीं ना कहीं मार्केट डिमांड को अफेक्ट करता है। ये किसी एक इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करेगा, ये पूरे मार्केट की। सीजन खराब है, वेदर खराब है तो किसी प्रोडक्ट की डिमांड कम या ज़्यादा होगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, भाई अगर रिच सेक्टर के लोग रहते हैं तो डिमांड ज़्यादा होगी, गरीब जिस इकोनॉमी में अमीर लोग रहते हैं वहाँ डिमांड ज़्यादा है, जहाँ पे क्लास पुअर पॉपुलेशन की आबादी ज़्यादा है वहाँ पे डिमांड कम है। अब एक करे क्लास इंडिविजुअल डिमांड के फैक्टर्स अफेक्टिंग को स्टडी करते हैं। सबसे पहला है प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी का पीएक्स यानी प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी, किसी भी कमोडिटी का खुद का प्राइस उसकी डिमांड पे असर डाल सकता है। प्राइस कम डिमांड ज़्यादा, प्राइस ज़्यादा डिमांड कम। इसके लिए एक लॉ है जिसको कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। कैटरिस पेरिबस साहब ने कहा है अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। भैया लॉ ऑफ डिमांड को स्टडी करने से पहले आपको अदर थिंग्स को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेस देन इट्स क्वांटिटी डिमांड डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब प्राइस घटेगा डिमांड बढ़ेगा, लेकिन आपको अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट रखना है। प्राइस कम डिमांड ज़्यादा, प्राइस ज़्यादा डिमांड
डिमांड कम, लेकिन अदर फैक्टर्स मतलब इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, ठीक है, या सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इन सबको कांस्टेंट रखना है। अगर किसी सामान का प्राइस बढ़ेगा तो उसकी डिमांड क्या होगी, कम। मान लो कोई सामान महंगा हो गया, उसकी जगह दूसरा यूज़ करने वाला सामान सस्ता हो गया अगर, तो इसकी डिमांड नहीं बढ़ेगी ना, तो बोला उसको कांस्टेंट कर लो। हर चीज़ कांस्टेंट है, कुछ भी चीज़ में कुछ भी चेंज नहीं आएगा। लाइक आप बोलोगे सर प्राइस बढ़ गया, मेरी सैलरी बढ़ गई, तो मैं डिमांड कम क्यों करूँगा, प्राइस बढ़ गया मेरी सैलरी बढ़ गई, तो सैलरी कांस्टेंट कर लो। तो प्राइस के बढ़ने से डिमांड घटेगा, प्राइस के घटने से डिमांड बढ़ेगा, लेकिन अदर थिंग्स को कांस्टेंट रख के, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। स्केड्यूल, मैंने प्राइस को बढ़ाया 2 3 4 5, डिमांड घटाया 20 18, कैसे भी घटा दो तुम्हारी मर्जी है। और डायग्राम कैसे बनेगा, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन या डाउनवर्डली स्लोपिंग टू राइट। नेक्स्ट है प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड। किसी भी गुड्स का जो रिलेटेड गुड्स होता है ना, वो भी इसकी मेन गुड्स की डिमांड को अफेक्ट डालते हैं। रिलेटेड गुड्स दो टाइप के होते हैं, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। अगर मैं सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करूं, दीज आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ अदर। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स है जो एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल में लाए जाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स। दीज आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ अदर। पेप्सी, कोक, टी, कॉफी, मैकडोनल्ड्स और बर्गर किंग, ये सब क्या है क्लास आपका, सब्स्टिट्यूट गुड्स। और अगर टी का प्राइस बढ़ेगा, ध्यान से समझना, सब्स्टिट्यूट गुड्स में डिमांड का जो इफेक्ट है वो पॉजिटिव है, यानी कि अगर एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे की डिमांड भी बढ़ेगी। सब्स्टिट्यूट गुड्स में डिमांड इफेक्ट क्या मिलेगा आपको, पॉजिटिव मिलेगा। एक का प्राइस बढ़ेगा, दूसरे की डिमांड बढ़ेगी। तो अब देखो टी का प्राइस बढ़ेगा तो लोग टी कम पियेंगे, जब लोग टी कम पियेंगे तो कॉफ़ी की डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी। तो देख रहे हो, एक गुड्स का प्राइस अगर बढ़ रहा है तो सब्स्टिट्यूट गुड्स की डिमांड भी बढ़ रही है। टी का प्राइस कम, लोग टी ज़्यादा पियेंगे, डिमांड फॉर कॉफ़ी क्या होगी, कम होगी। कुछ लोग तो ऐसे होंगे ना जो टी सस्ता होने पर टी पियेंगे, डिमांड कम करेंगे कॉफ़ी की। तो यहाँ पे रिलेशनशिप जो है कैसा है, डायरेक्ट रिलेशनशिप। एक का प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड दूसरे का बढ़ रहा है, एक का प्राइस घट रहा है, दूसरे का डिमांड भी घट रहा है। अगर मैं तुम्हें डायग्राम बना के दिखाऊँ, यहाँ पे ध्यान समझना, ये मेन डायग्राम है, पी एक्स क्वांटिटी डिमांड एक्स, क्वांटिटी डिमांड एक्स 0, ये हो गया पी एक्स, ये हो गया वाई, ठीक है, ये हो गया आपका डिमांड डी 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 डी। अच्छा सुनो, अगर एक गुड्स का प्राइस बढ़ेगा, ध्यान से सुनना क्लास, अगर एक गुड्स का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे की डिमांड बढ़ेगी। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे इंक्रीज इन प्राइस ऑफ, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ेगा, और यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। मेरी बात ध्यान समझना, मान लो पेप्सी और कोक है, तो पेप्सी का अगर प्राइस बढ़ गया तो कोक की डिमांड भी बढ़ेगी, बिकॉज लोग पेप्सी छोड़ के कोक पीना स्टार्ट कर देंगे। तो यह कोक की डिमांड बढ़ गई, इसको बोलते हैं राइट वर्ड शिफ्ट। क्या कहते हैं क्लास, राइट वर्ड शिफ्ट। तो डिमांड जब भी बढ़ेगा तो उसको बोलते हैं राइट वर्ड शिफ्ट इन डिमांड, यानी कि इंक्रीज इन डिमांड। तो अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ेगा तो मेन गुड्स की डिमांड भी बढ़ेगी, इसको बोलते हैं राइट वर्ड शिफ्ट। अगर मैं तुम्हें यहाँ पे एनालिसिस करके दिखाऊं, पहले प्राइस इतना था, ठीक है, पहले पेप्सी का प्राइस इतना था, डिमांड इतनी थी। आज भी पेप्सी का प्राइस उतना ही है, लेकिन डिमांड बढ़ गया है। क्यों, क्योंकि क्लास कोक का प्राइस बढ़ गया, तो जो कोक वाले थे वो भी आके पेप्सी खरीदने लगे, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ रहा है। यानी कि इंक्रीज इन डिमांड में प्राइस सेम है, बस डिमांड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सिमिलरली इसी तरीके से अगर सब्स्टिट्यूट सस्ता हो गया, अगर कोक सस्ता हो गया, तो कौन आएगा पेप्सी के पास, बहुत सारे ग्राहक कट जाएंगे। तो इसको बोलते हैं लेफ्ट वर्ड शिफ्ट, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट, और इसको बोलते हैं डिक्रीज इन डिमांड। यानी कि अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस घटेगा तो मेन गुड्स की डिमांड घट जाएगी, सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ेगा तो मेन गुड्स की डिमांड बढ़ेगी। तो रीजन क्या है क्लास इसका, मतलब कि रिलेशनशिप क्या है, पॉजिटिव, डिक्रीज इन डिमांड बोलते हैं इसको। तो अगर आपको आता है तो आप इस तरीके से एक्सप्लेन करोगे यहाँ पे, और फिर आप डायग्राम बनाओगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है। नेक्स्ट है क्लास कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ये वो गुड्स जो एक साथ इस्तेमाल किए जाते हैं, ब्रेड बटर, टी, शुगर, है ना, या फिर आप कह सकते हो कि पेन इंक हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, चार्जर हो गया, सिम हो गया, है ना, एसी स्टेबलाइजर हो गया, ये सब क्लास कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो एक साथ इस्तेमाल में लाए जाते हैं, इनकी डिमांड जॉइंटली होती है। पेट्रोल, कार, ये सब चीज़ें, इनको बोलते हैं क्लास आप कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा तो कार की डिमांड कम होगी, भाई सीधी सी बात है, पेट्रोल महंगा हो गया लोग कार कम खरीदेंगे, पेट्रोल सस्ता हो गया तो लोग कार ज़्यादा खरीदेंगे। तो रिलेशनशिप क्या है क्लास यहाँ पे, नेगेटिव। तो आप डायग्राम बनाओगे, अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस बढ़ेगा, ध्यान समझना, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस अगर बढ़ेगा, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस अगर बढ़ेगा तो मेन गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी। अगर डिमांड कम होगी तो भैया आप क्या करोगे, डिमांड अगर कम होगी तो आप क्या करोगे, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, इसको बोलते हैं डिक्रीज इन डिमांड, इसको बोलेंगे डिक्रीज इन
डिमांड, लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, इसको क्या बोलेंगे, डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है। अच्छा, अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस, अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस घटेगा, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, डिक्रीज इन, कॉम्प्लीमेंट्री सस्ता हो गया, साथ में यूज करने वाला सामान सस्ता हो गया, तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी प्रोडक्ट की। डिक्रीज इन प्राइस ऑफ, अभी एसी क्यों खरीद नहीं पाते लोग, बिजली का बिल ज़्यादा आएगा, एसी तो खरीद लेगा आदमी, बिल कैसे भरेगा, बिल अगर सस्ता हो गया, यूनिट सस्ता हो गया बिल, तो एसी ज़्यादा बिकेगा। तो डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस अगर क्लास घट जाएगा तो मेन गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी, तो बढ़ेगी तो आगे चला जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, राइटवर्ड शिफ्ट, राइटवर्ड शिफ्ट, या आप इसे बोलोगे इंक्रीज इन डिमांड। एक बात आप ध्यान रखना, एक बात आप अच्छे से ध्यान रखना कि यहाँ पे ये राइटवर्ड शिफ्ट होगा या इंक्रीज इन डिमांड है, यहाँ पे डिक्रीज इन डिमांड है, हमेशा ध्यान रखना क्लास, ये राइटवर्ड शिफ्ट है, इसको बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड। और यहाँ पे देखो प्राइस इतना था, डिमांड इतना, प्राइस आज भी सेम है लेकिन डिमांड बढ़ रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन डिमांड। तो इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना है, साथ में आपको डायग्राम भी बनाना है, ठीक है। अगला है इनकम ऑफ कंज्यूमर, किसी भी इंसान की इनकम उसकी डिमांड पे अफेक्ट डालती है, इनकम बढ़ेगा डिमांड बढ़ाएंगे, इनकम घटेगा डिमांड घटेगा, लेकिन यहाँ पे 3 डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स है, ध्यान रखना क्लास। सबसे पहला नेसेसरी गुड्स, जैसे मेडिसिन, टेक्स्ट बुक। आज की बात कोई आपसे पूछता है नेसेसरी गुड्स किसे कहते हैं, तो क्या बोलोगे, नेसेसरी गुड्स वो गुड्स हैं जिनकी डिमांड कांस्टेंट होती है, चाहे इनकम बढ़े चाहे इनकम घटे। अब ये थोड़ा है कोई ज़्यादा कमाता है तो वो ज़्यादा नमक भर भर के खाएगा, ज़्यादा चीनी भर भर के खाएगा, ज़्यादा मिर्च भर भर के डालेगा सब्जी में कि ज़्यादा पैसे कमाता हूँ, या उसका बच्चा स्कूल में 4-4 बैग टांग के लेके जाएगा, नहीं। तो नेसेसरी गुड्स वो गुड्स हैं क्लास जिनकी डिमांड कांस्टेंट है, इनकम चाहे बढ़े चाहे घटे, तो यहाँ पे इफेक्ट क्या है, नील है, इनकम बढ़े घटे इफेक्ट कांस्टेंट है, इफेक्ट कुछ नहीं होगा। नॉर्मल गुड्स, लग्जरियस गुड्स, सुपीरियर गुड्स वो होते हैं जहाँ इनकम बढ़ेगी तो लग्जरी ज़्यादा खरीदेंगे, इनकम घटेगा लग्जरी कम खरीदेंगे, इसको बोलते हैं लग्जरियस गुड्स या नॉर्मल गुड्स। यहाँ पे इनकम इफेक्ट मिलेगा पॉजिटिव, इनकम ज़्यादा डिमांड ज़्यादा, इनकम कम डिमांड कम। तो जब क्वेश्चन साइलेंट रहता है तो हम ऐसा मानते हैं कि लोग नॉर्मल गुड्स की बात कर रहे हैं, इनकम बढ़ेगा डिमांड बढ़ेगा, इनकम घटेगा डिमांड घटेगा। इन्फीरियर, इन्फीरियर गुड्स या इन्फीरियर गुड्स क्लास घटिया क्वालिटी गुड्स, सेकंड हैंड क्लॉथ्स, बाजरा, डालडा, ठीक है, ये सब क्या है क्लास, घटिया क्वालिटी गुड्स। अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो हम घटिया क्वालिटी गुड्स कम लेंगे, इनकम घटेगी तो मजबूर है फिर क्लास हम घटिया ही खरीदेंगे, तो इसीलिए क्लास इनकम इफेक्ट क्या मिलता है, नेगेटिव। तो यहाँ पे इनकम अगर बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी, इनकम घटेगा डिमांड बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगा डिमांड घटेगी, इनकम घटेगा डिमांड जो है वो बढ़ेगी, इसको बोलते हैं इन्फीरियर गुड्स। तो ये 3 डिफरेंट काइंड के गुड्स हैं, नेसेसरी गुड्स, नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स। अगला है क्लास यहाँ पे नेसेसरी गुड्स, मैंने डिटेल में बता दिया क्लास नेसेसरी गुड्स कौन कौन से होते हैं। अच्छा, नॉर्मल गुड्स की अगर हम बात करें, इसका डायग्राम आप कैसे बनाओगे, नॉर्मल गुड्स का जो डायग्राम है वो आप कैसे बनाओगे, ये है क्लास इनकम, ये इस तरीके से, इनकम बढ़ेगी डिमांड बढ़ेगी, ये क्वांटिटी डिमांड है, इनकम बढ़ेगी डिमांड बढ़ेगी, यहाँ प्राइस नहीं है इनकम है, इसको बोलते हैं नॉर्मल गुड्स। इनकम जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ती चली जाएगी। इन्फीरियर गुड्स डालडा हो गया, तो इसका डिमांड क्लास ऐसे बनता है, ये इनकम है, ये प्राइस ऑफ, ये क्वांटिटी डिमांड है क्लास 0 y x। तो इनकम जो है क्लास जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी डिमांड कम, इनकम घटेगी तो डिमांड ज़्यादा, एक नेगेटिव रिलेशनशिप शो करता है। और उसमें क्या था क्लास, इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप है, ऊपर की तरफ जा रहा है, यह है इनकम के साथ एक नेगेटिव रिलेशनशिप नीचे की तरफ आ रहा है, राइट। अगर आप डायग्राम की बात करो तो मैं यहाँ बताऊँगा कि अगर आपकी इनकम बढ़ती है ना, अगर इनकम बढ़ती है तो कहाँ शिफ्ट होगा, डिमांड बढ़ेगी, राइट वर्ड शिफ्ट होगा, यहाँ पी एक्स है, यहाँ क्वांटिटी डिमांड एक्स है, एक्स 0 y। और अगर आपकी इनकम घटेगी है ना, तो ये कहाँ शिफ्ट होगा, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा, ये x है, ये 0 है, y है, ये है पी एक्स, ये है क्यू एक्स, ठीक है। अब ये जो दोनों मैंने बात की थी ना, ये दोनों बात की है क्लास नॉर्मल गुड्स की। तो नॉर्मल गुड्स वो गुड्स हैं जहाँ पे इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ेगा, इनकम घटेगा तो डिमांड घटेगा। अगर मैं बात करूँ नॉर्मल गुड्स के बाद इन्फीरियर गुड्स, उल्टा हो जाएगा, ध्यान रखना, इन्फीरियर गुड्स पे उल्टा हो जाएगा। आप यही डायग्राम बना के आना, अब वो बनाना चाहो तो वो बना सकते हो, दोनों बना सकते हो, मार्किंग देख लेना, क्लास अच्छे से एक्सप्लेन कर देना, नंबर पूरे मिलेंगे। पी एक्स 0 x क्वांटिटी डिमांड। अब इन्फीरियर गुड्स में अगर आपकी वाइफ और इनकम होता है, पूरी इकोनॉमिक्स में 12th में भी काम आएगा, 12th में भी, इनकम बढ़ेगा तो क्लास आप क्या करोगे, इनकी डिमांड कम करोगे, है ना, तो ये लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। और अगर आपकी इनकम घटेगी तो फिर मजबूरी है, फिर आप डिमांड ज़्यादा करोगे, फिर क्या होगा क्लास, ये राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, x 0 y, ये आ गया पी एक्स, इसको बोलते हैं इन्फीरियर गुड्स, ठीक है। नेक्स्ट बात करें
टी फॉर टेस्ट, हमने पी एक्स पढ़ लिया, पी ओ पढ़ लिया, वाई पढ़ लिया। अगला है टी, टेस्ट ऑफ ए कंज्यूमर। अगर किसी भी कंज्यूमर का टेस्ट अगर फेवरेबल है, अगर किसी भी सामान का टेस्ट फेवरेबल है, आप उस टेस्ट के फेवर में हो तो आप डिमांड ज़्यादा करोगे, और अगर आप उस टेस्ट के अनफेवरेबल हो, आप उस टेस्ट के फेवर में नहीं हो उस सामान के टेस्ट के, तो आप डिमांड कम करोगे। डिमांड कम लेफ्टवर्ड शिफ्ट, डिमांड ज़्यादा राइटवर्ड शिफ्ट। ये हर जगह कॉमन यूज़ होगा। डिमांड जब भी बढ़ेगा राइटवर्ड शिफ्ट, इंक्रीज इन डिमांड। डिमांड जब भी घटेगा लेफ्टवर्ड शिफ्ट, डिक्रीज इन डिमांड। अगला है टेस्ट का पॉइंट हो गया। अगला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। जहाँ रिच लोग रहते हैं वहाँ डिमांड ज़्यादा होती है, पुअर लोग डिमांड कम करते हैं। एक्सपेक्टेशन, अगर तुम्हें लग रहा है, ध्यान रखना ये प्रेजेंट है, अगर तुम्हें लग रहा है फ्यूचर में किसी भी कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाएगा, अगर तुम्हें ऐसा लगता है फ्यूचर में किसी भी कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा, तो आज उसकी डिमांड आप बढ़ा दोगे। आप बोलोगे कल को महंगा होने वाला भैया आज ही खरीद लो। और अगर आपको लग रहा है कि किसी भी कमोडिटी का फ्यूचर में प्राइस कम हो जाएगा, फ्यूचर में वो सस्ता हो जाएगा, तो आज आप क्यों खरीदोगे, वेट करो, आप कल ही खरीदना इसको। इसको बोलते हैं क्लास एक्सपेक्टेशन ऑफ कंज्यूमर, जो फ्यूचर के लिए की जाती है। इनसे क्वेश्चन 100% आता है क्लास। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड जरूर अच्छे से पढ़ के चले जाना। ऑल दी फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड या डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, कुछ नहीं बोला तो इंडिविजुअल डिमांड का ही लिख के आना। रीजन फॉर लॉ ऑफ डिमांड, ऐसा क्यों होता है, प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होता है, प्राइस घटता है तो डिमांड ज़्यादा होता है, ऐसा क्यों होता है। सबसे पहला लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा रखा है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अंदर। लॉ ऑफ डीएमयू क्या कहता है कि हम जो चीज़ ज़्यादा खरीदते हैं उससे सेटिस्फेक्शन हमें कम मिलता है, जो कम खरीदते हैं सेटिस्फेक्शन ज़्यादा। जो इंसान के पास भरपूर रहता है इंसान उसकी कदर नहीं करता, जो नहीं है जिसके पास वो उसकी कदर करता है। कुछ वैसा आप मैच कर सकते हो। अब होता क्या है, सुनो मेरी बात, किसी भी कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा तो उसकी डिमांड कम होगी। ऐसा क्यों होता है क्लास की डिमांड कम हो रहा है। आप एक क्वांटिटी खरीद रहे थे 5 रुपये में, ठीक है, अगर आपको 2 क्वांटिटी खरीदना है तो आप किसी भी कीमत पे 2 क्वांटिटी खरीदना है तो आप सेम प्राइस नहीं दोगे। क्यों क्लास, एक जो 5 रुपये में सेटिस्फेक्शन जो पहला यूनिट सेटिस्फेक्शन दे रहा था, दूसरा तो उतना सेटिस्फेक्शन नहीं देगा, तो दूसरा तभी खरीदोगे जब क्लास प्राइस कम होगा। इसीलिए जब प्राइस कम होता है तो डिमांड क्या होता है, ज़्यादा होता है, बिकॉज दूसरा यूनिट पहले जितना सेटिस्फेक्शन नहीं देगा तो हम पहले जितना प्राइस क्यों पे करेंगे। अगला सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब दो गुड्स है क्लास, एक्स और वाई। अब सवाल यह है कि x का प्राइस अगर कम होता है तो x की डिमांड ज़्यादा क्यों होती है। x का प्राइस अगर कम हो गया तो आप x की डिमांड क्यों करोगे, क्योंकि x का प्राइस कम हो गया तो x का जो सब्स्टिट्यूट है y, लोग उसको नहीं खरीदेंगे, लोग इधर आ जाएंगे, जिसकी वजह से क्लास x की डिमांड बढ़ जाती है। दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अगला है क्लास इनकम इफेक्ट। बहुत सिंपल है समझना। अगर मेरी इनकम बढ़ेगी, अगर मेरी इनकम क्लास बढ़ेगी तो मुझे जो चीज़ें हैं ना वो सस्ती लगने लगेंगी, इसीलिए क्लास में उसकी डिमांड क्या करूँगा, ज़्यादा करूँगा। मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। अगर मैं आपसे बोलूं कि किसी भी सामान का प्राइस घट गया तो उसकी डिमांड ज़्यादा क्यों होती है, सवाल यही है ना, प्राइस घटेगा तो डिमांड क्यों ज़्यादा होगी, क्योंकि मेरी इनकम मुझे ज़्यादा लगने लगेगी। जब प्राइस घटेगा, सामान सस्ता हो जाएगा, तो मेरी सैलरी मुझे लगेगा यार बहुत सैलरी है, फिर मैं इससे क्लास क्या करूँगा, इसको मैं ज़्यादा खरीद सकता हूँ, मेरी एबिलिटी है, मेरी तनख्वाह मान लो 500 रुपये है और ये 100 रुपये का एक आता है तो 5 खरीद सकता था, अब ये 100 की जगह 80 का एक हो गया तो क्लास में से 6 भी खरीद सकता हूँ। समझ रहे हो बात को। तो यानी कि इनकम इफेक्ट हो गया। अगला है एडिशनल कंज्यूमर। अगर कोई सामान मान लो 100 रुपये का था, ठीक है, कल तक जो इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे वो नहीं खरीदेंगे, 100 से घट के 90 हो जाएगा तो नए नए ग्राहक आ जाएंगे जो कल नहीं खरीद पा रहे थे और आज खरीदेंगे। यानी कि एडिशनल कंज्यूमर, जैसे आईफोन के साथ होता है, शुरू में लॉन्च होता है महंगे प्राइस पे, 6 महीने बाद 1 साल के बाद वो धीरे धीरे कम हो जाता है, तो जो महंगे में अफोर्ड कर सकते थे उनको भी कंपनी बेच देती है, फिर प्राइस कम करती है तो जो उसको उतने प्राइस में अफोर्ड कर सकते थे कम प्राइस में उनको भी बेच देती है। ये 4 के 4 है क्लास। वाई डिमांड का भी डाउनवर्ड स्लोपिंग टू राइट और रीजन फॉर लॉ ऑफ डिमांड। हमारा लास्ट टॉपिक, इसके बाद एक और टॉपिक भी है बट ये मेन टॉपिक है हमारा, इससे क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा 100%, और वो है डिफरेंस बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड चेंज इन डिमांड। ध्यान समझना, ये जो डिफरेंस है किस किस के बीच में है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और चेंज इन डिमांड। इस सेम डिफरेंस को कह सकते हैं मूवमेंट इन डिमांड कर्व, इसको कह सकते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व। मूवमेंट इन डिमांड कर्व, शिफ्ट इन डिमांड कर्व। इट इज ड्यू टू चेंज इन ओन प्राइस। किसी भी कमोडिटी खुद के प्राइस के चेंज होने से अगर डिमांड में चेंज आ रहा है तो उसको बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, और अगर अदर फैक्टर की वजह से डिमांड में चेंज आ रहा है तो उसको बोलते हैं चेंज इन डिमांड। हियर प्राइस ऑफ कमोडिटी चेंजेस, यहाँ किसी भी कमोडिटी का प्राइस चेंज होता है, यहाँ किसी भी कमोडिटी का प्राइस चेंज नहीं होता, वो कांस्टेंट है। प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा। ध्यान सुनना, प्राइस किसी भी क्वांटिटी का बढ़ेगा तो उसकी डिमांड घटेगी, उसको कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड बोलते हैं, उसको डिक्रीज इन डिमांड नहीं बोलते। किसी भी सामान का खुद का प्राइस अगर बढ़ रहा है
तो उसका खुद का डिमांड, इसका प्राइस बढ़ेगा, इसकी डिमांड कम होगी, इसको बोलते हैं क्लास कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। प्राइस 10 से बढ़कर 12 हो गया, डिमांड 20 से घट के 16 हो गया, होगा स्केड्यूल। अगर आप इसमें देखोगे डायग्राम में तो इसका एरो ऊपर की तरफ जा रहा है, तुम्हें हमेशा प्राइस को देखकर एरो लगाना है, चाहे डिमांड चैप्टर हो चाहे सप्लाई चैप्टर। एरो ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसे बोलोगे अपवर्ड मूवमेंट अलॉन्ग विद सेम डिमांड कर्व। क्या बोलोगे क्लास? अपवर्ड मूवमेंट अलॉन्ग विद सेम डिमांड कर्व, अपवर्ड मूवमेंट अलॉन्ग विद सेम डिमांड कर्व। इट इज़ ड्यू टू अदर फैक्टर, हियर प्राइस ऑफ कमोडिटी इज कांस्टेंट, यहाँ प्राइस ऑफ कमोडिटी जो है वो कांस्टेंट है, और ये अदर फैक्टर की वजह से डिमांड कम होगा तो इसको क्या बोलोगे? डिक्रीज इन डिमांड। फॉल इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, इसका रीज़न क्या है? सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस फॉल होना, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का, देखो अगर कभी तुमको क्वेश्चन पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड, तो सिर्फ इतना ही लिखना जितना स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, शुरू के 2 पॉइंट फिर ये पॉइंट। डिक्रीज इन डिमांड का मतलब डिमांड घटना, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड का मतलब भी डिमांड घटना। लेकिन कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड होता है खुद के प्राइस के बढ़ने की वजह से डिमांड घट रहा है, ये अदर फैक्टर की वजह से। सब्स्टिट्यूट जो है गुड्स जो है वो सस्ता हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री महंगा हो गया, इनकम कम हो गई, टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा है, इन रीजनों से अगर डिमांड घटता है तो उसको बोलते हैं डिक्रीज इन डिमांड। पेपर में पूछेगा राइट 3 रीजन बिहाइंड डिक्रीज इन डिमांड, बच्चे लिखेगा इंक्रीज इन प्राइस, गलत। इंक्रीज इन प्राइस से डिक्रीज नहीं होता, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड होता है। राइट 1 रीजन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, तो लिखना इंक्रीज इन प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी, और ये रीजन 1 ही है, 1 से ज़्यादा होता भी नहीं है। यहाँ पे कई रीजन हो सकते हैं डिक्रीज इन डिमांड की, खुद का प्राइस छोड़कर। प्राइस 10 था, अभी भी 10 है प्राइस, प्राइस पहले 10 था अभी भी 10 है, डिमांड 20 था, डिमांड कम होकर 17 हो गया, इसको बोलते हैं डिक्रीज इन डिमांड। इसमें डिमांड कर्व लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाता है, इसमें डिमांड कर्व कहाँ शिफ्ट हो जाता है? लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाता है, राइट, डिक्रीज इन डिमांड। अगला है प्राइस अगर घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा, किसी भी खुद का कमोडिटी का प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ता है, इसको इंक्रीज इन डिमांड मत बोलना, इसको एक्सटेंशन या एक्सपेंशन इन डिमांड बोलना। क्या बोलना क्लास? एक्सटेंशन या एक्सपेंशन इन डिमांड। और यहाँ पे अगर आप देखोगे एक्सटेंशन और एक्सपेंशन इन डिमांड, तो ये नीचे की तरफ जा रहा है तो इसे बोलते हैं डाउनवर्ड मूवमेंट अलॉन्ग विद सेम डिमांड कर्व। इसका जो मूवमेंट है वो क्या है क्लास? डाउनवर्ड मूवमेंट अलॉन्ग विद सेम डिमांड कर्व। तो देखो आप प्राइस घट रहा है, डिमांड बढ़ रहा है, तो आप प्राइस का एरो देखना, नीचे जा रहा है डाउनवर्ड मूवमेंट, ऊपर जा रहा है अपवर्ड मूवमेंट। इंक्रीज इन डिमांड जब अदर फैक्टर की वजह से होता है, जैसे राइज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, फॉल इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, राइज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर, इन रीजनों की वजह से अगर डिमांड बढ़ता है तो उसको बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड। प्राइस पहले 10 था अभी भी 10 है, डिमांड 20 से बढ़कर क्या हो गया? 25, इसको क्या बोलते हैं? इंक्रीज इन डिमांड। और इंक्रीज इन डिमांड में जो डिमांड कर्व शिफ्ट होता है वो क्या होता है क्लास? राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। डिक्रीज इन डिमांड में लेफ्टवर्ड, हमने कई जगह देखा जब भी डिमांड डिक्रीज होता है लेफ्टवर्ड, जब भी डिमांड इंक्रीज होगा राइटवर्ड। लेकिन इंक्रीज और डिक्रीज के पीछे जो कारण है वो हमेशा अदर फैक्टर होना चाहिए। खुद के प्राइस से अगर डिमांड बढ़ता घटता है उसको डिक्रीज इंक्रीज नहीं बोलते, कॉन्ट्रैक्शन एक्सटेंशन बोलते हैं, अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट। अगर मैं आपसे पूछूं राइट एनी रीजन बिहाइंड डाउनवर्ड मूवमेंट अलॉन्ग विद सेम डिमांड कर्व, तो आप बोलोगे फॉल इन प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी। राइट रीजन बिहाइंड अपवर्ड मूवमेंट अलॉन्ग विद सेम डिमांड कर्व, तो राइज इन प्राइस। रीजन बिहाइंड लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, तो ये रीजन। रीजन बिहाइंड राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, तो ये रीजन। राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व का मतलब ही इंक्रीज इन डिमांड है, तो इंक्रीज इन डिमांड के रीजन, राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड के रीजन दोनों सेम ही होते हैं। ओके तो बहुत इंपॉर्टेंट था पूरा का पूरा डिफरेंस। हमारा लास्ट टॉपिक जो कि है क्लास एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड, जहां पर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। प्राइस बढ़ेगा लेकिन डिमांड घटेगा नहीं, प्राइस घटेगा लेकिन डिमांड बढ़ेगा नहीं, जबकि उल्टा हो जाएगा, प्राइस बढ़ेगा डिमांड बढ़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट गिफन गुड्स। रॉबर्ट गिफन ने क्लास ब्रिटेन में एक क्लास रिसर्च किया जिसपे क्लास उन्होंने देखा कि वहाँ के जो लोग हैं ब्रेड और मीट का कंजप्शन करते हैं, तो सरकार ने अगर ब्रेड का प्राइस बढ़ा दिया तो इंसानों ने ब्रेड की कंजप्शन और बढ़ा दी, क्योंकि बगल में जो मीट था वो और महंगा था। कहने का मतलब क्या है, आप यहाँ से अपने स्कूल जाते हो, मान लो एक दिन कैब से जाते हो और 4 दिन जो है वो बस से जाते हो, अगर क्लास बस का प्राइस बढ़ जाएगा तो आप सारे दिन कैब से नहीं जा पाओगे। क्यों? क्योंकि बस का प्राइस बहुत सस्ता है, उसका टिकट बहुत सस्ता है, प्राइवेट गाड़ी बहुत महंगी है, तो बस का कितना भी किराया बढ़ेगा तो आप प्राइवेट गाड़ी से जाना और बंद कर दोगे बिल्कुल, और फिर बस का ही किराया आप अफोर्ड कर सकते हो। सिमिलरली क्लास रॉबर्ट गिफन ने कहा था कि जो गिफन गुड्स है वो स्पेशल काइंड ऑफ इन्फीरियर गुड्स है। यहाँ पे एक गुड सुपीरियर एक इन्फीरियर है, इस इन्फीरियर का प्राइस कम होगा तो इंसान सुपीरियर को छोड़ के इसको ही ज़्यादा डिमांड करेगा, क्योंकि मजबूरी है। उस टाइम पे सरकार ने ब्रेड का प्राइस बढ़ा दिया, लोगों ने ब्रेड ज़्यादा कंजप्शन किया, मीट कम कंजप्शन किया। मीट से थोड़ी पेट भरेगा, पेट भरेगा ब्रेड से। तो अगर ब्रेड महंगा हुआ तो इंसान ने थोड़ा मीट कंजप्शन कम किया और ब्रेड का कंजप्शन क्या कर दिया? बढ़ा दिया। बिकॉज ब्रेड कितना ही महंगा होगा मीट से महंगा थोड़ी हो जाएगा, ठीक है।
ऑन विच कंज्यूमर स्पेंड अ लार्ज, अपनी इनकम का मोटा हिस्सा खर्च करता है, पार्ट ऑफ हिज इनकम एंड देयर डिमांड राइजेस एंड इंक्रीज इन प्राइस, इन प्राइस बढ़ेगा डिमांड बढ़ेगा। इसीलिए क्लास ये एक इकलौता ऐसा डायग्राम है गिफन गुड्स का, यहाँ प्राइस एक क्वांटिटी कहीं नहीं है और ये प्राइस बढ़ेगा डिमांड बढ़ेगा, इसको बोलते हैं गिफन गुड्स। गिफन पैराडॉक्स रॉबर्ट गिफन ने दिया था, ठीक है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड गिफन पैराडॉक्स। अगला है इग्नोरेंस, कंज्यूमर को पता ही नहीं है पुराना प्राइस क्या था, तो आज वो महंगे में खरीद के लिए आएगा, महंगा है फिर भी ज़्यादा खरीद लेगा, उसको पुराना प्राइस का पता ही नहीं। आप राशन लेने जाओ, सब्जी लेने जाओ, आप महंगे में खरीद के लिए आओगे, घर वाले बोलेंगे तू महंगा ले आया, क्योंकि आपको पुराने प्राइस का पता नहीं है, उनको पता है पुराना प्राइस, इसलिए वो ठगेंगे नहीं। स्टेटस सिंबल, कुछ ऐसी चीज़ होती है जो आपको स्टेटस, है ना, जो आपके रॉब को, स्टेटस को दिखाता है, कोई ब्रेसलेट, कोई घड़ी, कोई चेन, कोई गाड़ी, कोई मोबाइल फ़ोन, जो आपके स्टेटस को शो करता है। भले ही आप कोई 10 लाख का फ़ोन रख रहा है, कोई 5 लाख की घड़ी पहनता है, तो ये स्टेटस सिंबल गुड्स है। तो इंसान क्लास हाई प्राइस पे करने को तैयार है, अगर उसकी डिमांड बढ़ रही है वो ज़्यादा प्राइस पे कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। फैशनेबल गारमेंट्स, कुछ कपड़े ऐसे छोटे छोटे कपड़े होते हैं, लाखों के आते हैं, कुछ ऐसे ऐसे क्लास जो भी फैशन रिलेटेड गुड्स हैं, तो इवन प्राइस अगर बढ़ेगा तो लोग उसी क्लास डिज़ाइनर साड़ीज़, डिज़ाइनर ड्रेसेस, ये सब डिमांड ज़्यादा करेंगे। जो ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है क्लास, राइस, व्हीट, सॉल्ट, मेडिसिन, शुगर, ये सब ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, तो ये कितना ही महंगा हो लोग खरीदेंगे, यहाँ पे क्लास लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है। अर्जेंट डिमांड, अगर आपको अर्जेंट ही डिमांड है, आपके घर में शादी है, सब्जियाँ महंगी मिल रही हैं, तो क्या सब्जी नहीं खिलाओगे आप बोर्ड एग्जामिनेशन देने जा रहे हो, आपका पेन खो गया, दुकानदार महंगा पेन बेच रहा है, क्या नहीं खरीदोगे आप? तो ऐसी चीज़ जिनकी अर्जेंट डिमांड होती है क्लास, जो चाहिए ही चाहिए। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, आप सब लोगों ने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ रखा है, तो लॉ ऑफ डिमांड के अंदर आपने क्या पढ़ा है? किसी भी कमोडिटी का प्राइस अगर बढ़ेगा तो उस कमोडिटी की डिमांड कम होगी। देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, राइट। लेकिन प्राइस के कितना बढ़ने से डिमांड कितना कम होगा ये वो नहीं बताता, बस कम होगा। 100 से गिर के 90 ये भी कम है, 100 से गिर के 10 ये भी कम है, 100 से गिर के 50 ये भी कम है, तो कितना कम होगा? इस चीज को मेजर करता है ये जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, ये क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है। लॉ ऑफ डिमांड एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है, ये क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है, यानी कि ये मेजर करेगा रियली में कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड कितना घटेगा, ठीक है। अब यहाँ पे दो बात करते हैं, एक है क्लास इलास्टिक, यानी कि डिमांड चेंज हो सकता है, दूसरा है इन इलास्टिक, यानी कि डिमांड चेंज नहीं होगा। अगर प्राइस के चेंज होने से डिमांड चेंज होता है तो डिमांड इलास्टिक है, और प्राइस के चेंज होने से अगर डिमांड चेंज नहीं होता है तो डिमांड क्या होता है क्लास? इन इलास्टिक। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में जो डिग्री है वो 5 डिग्री है इसके अंदर। सबसे पहला ED इज इक्वल टू जीरो। ED जीरो का मतलब क्या होता है कि प्राइस इतना डिमांड इतना, प्राइस घटेगा तब भी डिमांड इतना ही है, प्राइस अगर बढ़ता है तब भी डिमांड इतना ही है। प्राइस चाहे बढ़े चाहे प्राइस घटे, अगर डिमांड कांस्टेंट है इसका मतलब ED इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, ED इज इक्वल टू इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? प्राइस सेम है लेकिन डिमांड फिर भी चेंज हो रहा है, प्राइस नहीं चेंज हो रहा, प्राइस सेम है लेकिन डिमांड फिर भी चेंज हो रहा है, तो इसको बोलते हैं ED इन्फिनिटी। ED जीरो यानी कि प्राइस के बढ़ने घटने से यहाँ बिल्कुल चेंज नहीं आता। ED इन्फिनिटी मतलब प्राइस कांस्टेंट है, डिमांड फिर भी चेंज हो रहा है। इसके बाद आता है ED इक्वल टू वन। ED वन, ध्यान रखना, व्हेन ED इज इक्वल टू वन द शेप ऑफ ED इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। शेप ऑफ ED इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, यानी जब ED वन के बराबर होता है क्लास, तो ED का जो जो ED का शेप है, डिमांड कर्व का शेप है, वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये ध्यान रखना नाम। व्हेन ED इक्वल टू वन, तो ये जो कर्व बनता है ना, इस कर्व को बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बट मैंने स्ट्रेट लाइन बनाया है, अगर ये बिल्कुल बीचों बीच निकल रहा है वन, अगर ये थोड़ा फ्लैटर है, ध्यान रखना, ये फ्लैटर है तो मोर देन वन, और ये स्टिपर है तो लेस देन वन। जीरो को बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक, इन्फिनिटी को बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। उल्टा है ना इन इलास्टिक का, तो क्या बोलोगे? परफेक्टली इलास्टिक। अगर क्लास बीचों बीच है, ED इक्वल टू वन, वन को बोलते हैं यूनिटरी, वन से कम लेस देन यूनिटरी, वन से ज़्यादा मोर देन यूनिटरी। मोर देन यूनिटरी को रिलेटिवली इलास्टिक, लेस देन यूनिटरी को रिलेटिवली इन इलास्टिक भी आप कह सकते हो। ये पांचों के पांच हैं डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका पता होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो मेथड है जो हमें पढ़ना है। पहला है परसेंटेज मेथड, दूसरा है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। सबसे पहले परसेंटेज मेथड की बात करें, ED इज इक्वल टू, जो फॉर्मूला है ED का वो क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन
परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जो डिमांड में चेंज आया है डिवाइड बाई जो प्राइस में चेंज आया है वही परसेंटेज में, क्योंकि परसेंटेज मेथड है। हम प्राइस को और क्वांटिटी को एक ही साथ कंपेयर कर सकते जब दोनों का परसेंटेज निकाले। दोनों का यूनिट अलग अलग है तो कंपेयर नहीं कर सकते। मेरी हाइट को आपके वेट से कंपेयर नहीं कर सकते। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ना गिवन हो तो Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1 इंटू 100। परसेंटेज चेंज इन प्राइस ना गिवन हो तो P2 माइनस P1 अपॉन P1 इंटू 100। ये 100 कैंसिल। Q2 माइनस Q1 डेल्टा Q अपॉन Q1। P2 माइनस P1 को बोलते हैं चेंज इन P, डेल्टा P अपॉन P1। और अगर आप इसे क्लास ओपन करोगे तो ईडी का जो फॉर्मूला निकल कर आएगा वो डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P1 अपॉन Q1। ये हो गया फॉर्मूला, ये भी है फॉर्मूला, ये भी है। दोनों इन्फॉर्मेशन नंबर में दे रखा है तो ये लगाना फॉर्मूला, परसेंटेज कुछ नहीं है। और दोनों इन्फॉर्मेशन परसेंटेज में है या कोई एक भी परसेंटेज में है तो ये वाला फॉर्मूला लगाना। मैंने तुम्हें कंप्लीट डेरिवेशन करके दिखा दिया है। इसमें P1 का मतलब होता है इनिशियल प्राइस यानी कि पहला वाला प्राइस। P2 का मतलब होता है न्यू प्राइस, इसको बोल सकते हैं प्राइस बिफोर चेंज, बदलाव से पहले। और P2 होता है प्राइस आफ्टर चेंज, बदलाव के बाद। Q1 होता है इनिशियल क्वांटिटी, जो Q1 है वो है इनिशियल क्वांटिटी, और जो Q2 है वो है न्यू क्वांटिटी। Q1 इनिशियल क्वांटिटी है और Q2 न्यू क्वांटिटी। चेंज इन P डेल्टा P और चेंज इन Q क्या हो गया क्लास, डेल्टा Q। तो ये परसेंटेज मेथड है। आइए एक एक करे क्लास इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। व्हेन द प्राइस इज 10 पर यूनिट, द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज 10, डिमांड फॉर दैट कमोडिटी इज 100, जब P1 10 है तो Q1 100 है। एज प्राइस फॉल्स टू 8, प्राइस घट के 8 हो गया यानी P2 8, डिमांड एक्सपेंड टू 150 तो Q2 कितना हो गया 150। कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको निकालना है। सबसे पहले आप निकालो डेल्टा P यानी कि P2 माइनस P1। P2 कितना है क्लास 8, P1 है 10, तो ये आ गया कितना क्लास माइनस का 2। फिर आप डेल्टा Q निकालोगे, Q2 माइनस Q1, चेंज इन Q, Q2 माइनस Q1, Q2 150, Q1 100, तो ये आ गया 50। तो ये होगा डेल्टा Q, ये हो गया आपका डेल्टा P। अब तुम लगा दो फॉर्मूला, दोनों ही इन्फॉर्मेशन नंबर में है तो आप नंबर वाला फॉर्मूला लगाओगे, आप परसेंटेज वाला फॉर्मूला नहीं लगाओगे। तो क्या फॉर्मूला लगेगा क्लास, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P 50 अपॉन डेल्टा P इंटू P1 कितना है क्लास 10 अपॉन Q1 कितना है 100। 51 जा 50, 52 जा 100, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ये आ गया माइनस का 2.5 यानी कि रिलेटिवली इलास्टिक। ध्यान रखना ईडी की जो डिग्री होती है वो 0 टू इन्फिनिटी होती है, मिनिमम 0 मैक्सिमम इन्फिनिटी। तो ये माइनस 2.5 कैसे हो गया, एक्चुअली ईडी माइनस में नहीं आता, ईडी जो है प्लस का ही रहता है। तो ये माइनस क्या है, इट शोज, दिस शोज नेगेटिव रिलेशनशिप। ये क्या शो करता है क्लास, नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। नेगेटिव रिलेशनशिप शो करता है क्लास प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में। अगर ईडी माइनस में है तो इट जस्ट शोज द नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। राइट, नेक्स्ट है क्लास, द डिमांड फॉर अ गुड इज एट रुपीज 10 पर यूनिट, सॉरी डिमांड फॉर अ गुड एट रुपीज एट 10 पर यूनिट इज 40 यूनिट्स। ठीक है, अच्छा सुनो मेरी बात, प्राइस फॉल बाई 5। अच्छा ये कह रहा है कि प्राइस, द डिमांड फॉर अ गुड एट 10 यानी कि जो प्राइस 1 है 10 यूनिट्स इज 40 यूनिट्स, तो क्वांटिटी जो है वो 40 है। थोड़ा सा क्लास कुछ लैंग्वेज मिस्टेक है, ये प्राइस है, ये है क्वांटिटी। प्राइस फॉल्स बाई 5, प्राइस 5 रुपए से घट गया, तो प्राइस 5 से घट गया मतलब 10 की जगह क्या हो गया क्लास 5 हो गया। फॉल बाई 5 सीधे 5 रुपए से घट गया है ना, तो 10 था 5 से घट गया तो 5 हो गया। इसे क्लास आप डेल्टा P भी कह सकते हो, डेल्टा P कितना हो गया, घट रहा है तो -5। इफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 3, ईडी कितना क्लास आ गया -3। कैलकुलेट न्यू क्वांटिटी डिमांड, न्यू क्वांटिटी डिमांड मतलब आपको Q2, न्यू क्वांटिटी डिमांड यानी कि आपको Q2 निकालना है। ओके अच्छा, अब इस सिचुएशन में जो फॉर्मूला लगाओगे आप ईडी का, वो क्या लगाओगे, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P1 अपॉन Q1। तो डेल्टा Q कितना है क्लास नहीं पता हमको, डेल्टा P कितना है -5, P1 हमको पता है 10, Q1 हमको पता है 40, ये कट गया 0 से 0। तो अगर मैं सॉल्व करूं इसको, अच्छा ईडी दे रखा है ना क्लास कितना -3, तो 5 थी 15 प्लस का हो गया इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन 4, उधर भेज दो 60 आ गया। ठीक है, तो डेल्टा Q 60 आ गया, डेल्टा Q इज इक्वल टू 60, उधर भेज दोगे ना, डेल्टा Q आ गया 60। और डेल्टा Q का फॉर्मूला क्या होता है, Q2 माइनस Q1, सो 60 इज इक्वल टू Q2। क्वांटिटी 2 कितना है क्लास हमको नहीं पता है, वही तो निकालना है, ये 40 है, उधर भेज दो क्लास 100।
तो यानी कि नई क्वांटिटी जो है क्लास 100 है, तो प्राइस अगर 5 रुपए से घट जाएगा तो डिमांड 40 से बढ़कर 100 हो जाएगा, यानी कि 60 से डिमांड इंक्रीज कर गया। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कर सकते हो। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, देखते हैं। द इनिशियल डिमांड फॉर अ गुड इज 80। अच्छा, इनिशियल डिमांड का मतलब क्या होता है? क्वांटिटी 1, इनिशियल डिमांड इज 80 यूनिट्स। द डिमांड फॉल बाई 4, डिमांड 4 से घट गया ना, तो अब कितना हो जाएगा? 76 हो जाएगा। डेल्टा क्यू फॉल हो रहा है ना, तो डेल्टा क्यू -4 हो गया। ड्यू टू राइज इन प्राइस बाई 10, प्राइस 10 से बढ़ गया, तो डेल्टा पी कितना हो गया क्लास? 10। देखो, जब बढ़ गया इतने से, घट गया इतने से, तो वो चेंज है। 10 से बढ़ गया तो चेंज है 10, 10 से घट गया तो चेंज है 10। ठीक है। कैलकुलेट द प्राइस बिफोर चेंज, आपको क्या निकालना है क्लास? ईडी दे रखा है आपको 1.5। बिफोर चेंज मतलब आपको क्या निकालना है? कैलकुलेट द प्राइस बिफोर चेंज, मतलब आपको P1 कैलकुलेट करना है, राइट? क्या कैलकुलेट करना है? P1। अब आप क्या करोगे, देखो, इफ द प्राइस इलास्टिक ऑफ डिमांड इज 1.5, देखो जब भी ये जो ईडी दे रखा होता है ना, ये नेगेटिव का होता है, तो ये नेगेटिव 1.5 है, राइट? नेगेटिव 1.5। ईडी कहीं प्लस का नहीं हो सकता। अभी हमने कैलकुलेट किया, देखो ईडी यहाँ पे कितना गिवन था, इससे पिछले क्वेश्चन में भी ना, ये रहा -3, तो ईडी हमेशा नेगेटिव में ही दिया रहता है। ठीक है, ये हो गया -1.5, नहीं भी है तो ये माइनस में है, आप माइनस लगाओगे इसमें। डेल्टा क्यू माइनस का दे रखा है, फिर कोई दिक्कत नहीं। डेल्टा क्यू कितना है क्लास? यहाँ पे -4। डेल्टा पी हमें पता है कितना है, 10 है। इनटू P1 हमें नहीं पता, Q1 है क्लास 80। अब सॉल्व करो क्लास, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 4 हो गया, ये हो गया 20, 20 चौके 80, तो 20 इंटू 200 इंटू 150, 300 हो गया क्लास P1। P1 कितना क्लास आ गया? 300। ओके, चेंज इन प्राइस तुमको दे रखा है 10, 300 होगा क्या? एक बार फिर से देख लो, बिकॉज नंबर तो बहुत ही बड़ा आ रहा है। एक बार फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले जो है यहाँ पे Q1, द इनिशियल डिमांड फॉर कमोडिटी इज 80, Q1 80 है, डिमांड फॉल बाई 4, द डिमांड फॉल बाई 4 ड्यू टू राइज इन प्राइस बाई 10, प्राइस 10 से बढ़ गया प्लस का 10, डिमांड 4 से घटी। इफ द प्राइस इलास्टिक इज 1.5, यानी कि लास्ट ऑफ डिमांड देखा 1.5, कैलकुलेट प्राइस बिफोर चेंज इन डिमांड, कैलकुलेट प्राइस बिफोर चेंज P1, तो डेल्टा क्यू, अच्छा डेल्टा क्यू -4 है, हाँ डेल्टा क्यू -4 है, अपॉन डेल्टा पी प्लस का 10 हो गया, इंटू P1 ऊपर आएगा, अपॉन Q1 क्लास ये आएगा 80, ये नीचे आ जाएगा, राइट? तो सॉल्व करो क्लास इसको, ये माइनस कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा? 4 या 20 चौके 80, नीचे 20 आएगा, 20 इंटू 10 200, तो 1.5 इंटू ये क्लास डिवाइड में है, उधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा 200, तो P1 क्लास ये 300 ही आ रहा है कैलकुलेशन करके, जो भी है। चलो, अब तो और कोई रास्ता है ही नहीं, ये 300 आ रहा है, और 10 से इंक्रीज हो गया तो 310 हो गया, समझ लो। तो क्वांटिटी प्राइस अगर बढ़ रहा है तो डिमांड घट रहा है, राइट? फिर थोड़ा बड़ा आ रहा है, बट कोई बात नहीं, कैलकुलेशन करके ही आ रहा है। कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिक डिमांड फॉर कमोडिटी व्हेन प्राइस इंक्रीज बाई 20% एंड क्वांटिटी डिमांड फॉल्स फ्रॉम 150 टू 120 यूनिट। सुनो, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर तुम्हें परसेंटेज में दे रखी हो तो तुम परसेंटेज वाला लगाते हो फॉर्मूला। सो फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। प्राइस व्हेन इट्स प्राइस इंक्रीज बाई 20%, तो प्राइस 20% से बढ़ गया 25% से, तो नीचे आएगा 25%, और क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज फॉल्स फ्रॉम 150 टू 120, तो फॉर्मूला क्या है? Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1 इंटू 100। तो अगर हम सॉल्व करूँ, 120 में से 150 जाएगा तो कितना बचा? -30, और ये 0 0 कैंसिल हो गया, अपॉन 15 इंटू 10, नीचे क्लास आ गया 25। इस पूरे को ही सॉल्व कर लेते हैं क्लास। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 10 दूनी -20, तो ये -20 अपॉन 25, तो ये 0.8 आएगा, या कितना आएगा चेक करो। 20 को अगर 25 से डिवाइड देते हैं 0.8, तो ये क्लास इलास्टिक डिमांड आ गया -0.8। क्योंकि एक से कम है तो लिखोगे रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। ओके, तो इस तरीके से जो क्वेश्चंस हैं आप इनकी प्रैक्टिस करके जाना, मतलब इस चैप्टर से तो न्यूमेरिकल पक्का आता ही आता है। अ कंज्यूमर बाय सर्टेन क्वांटिटी, हमें नहीं पता कितनी क्वांटिटी, लेकिन प्राइस 10 है। हमें नहीं पता क्वांटिटी कितनी है, लेकिन हमको पता है प्राइस 10 है। व्हेन द प्राइस फॉल्स टू 8, जब प्राइस घट के कितना हो जाएगा क्लास? 8 हो जाएगा। शी बाय 40% मोर क्वांटिटी, तो वो 40% क्वांटिटी ज़्यादा खरीद रहे हैं, ये चेंज है। कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो लगा लेते हैं।
ईडी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, ऊपर तो 40% है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस P2 माइनस P1 अपॉन P1 इंटू 100, ये कट गया और 8 में से 10 गया तो -2 इंटू 0 -20, 40 अपॉन -20, सो -2 रिलेटिवली इलास्टिक आंसर आ गया। -2 यानी कि रिलेटिवली इलास्टिक आप कह सकते हो। परसेंटेज इन क्वांटिटी 40, परसेंटेज इन प्राइस P2 माइनस P1 अपॉन P1 इंटू 100, ये 10 है, 8 में से 10 गया 2 इंटू 10 -20, कट के क्लास -2 आ गया आंसर। एक और क्वेश्चन देखो, ईडी तुम्हें दे रखा है माइनस का 0.5, इट्स क्वांटिटी डिमांड फॉल बाय 5 यूनिट्स, क्वांटिटी डिमांड फॉल बाय 5, तो डेल्टा क्यू -5 हो गया। व्हेन इट्स प्राइस राइज बाय 1, तो डेल्टा पी कितना हो गया क्लास, प्लस का 1। कैलकुलेट क्वांटिटी डिमांड, द प्राइस बिफोर चेंज इज 5, P1 तुम्हें 5 दे रखा है, तुम्हें Q1 निकालना है, ठीक है। तो डेल्टा Q कितना है -5, डेल्टा P है 1 इंटू P1 है 5 अपॉन Q1, राइट। अब सॉल्व करते हैं इसको, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो 0.5 इज इक्वल टू 25 अपॉन Q1, सो Q1 इज इक्वल टू 25 अपॉन 0.5, पॉइंट हटेगा 0 लग जाएगा, तो क्लास कितना आएगा, जो Q1 है 250 अपॉन 5, 250 अपॉन 5 कितना क्लास आएगा 50, तो Q1 50 आ गया। तो अगर प्राइस 1 रुपये से बढ़ेगा तो क्वांटिटी जो है ये Q1 जो होगी 50 होगी, तो P1 5 है, Q1 50, प्राइस 1 से बढ़ेगा तो क्वांटिटी 5 से घटेगी, वो तो दे ही रखा है, तुम्हें Q1 निकालना था, तुमने फॉर्मूला लगाया, सॉल्व किया, Q1 निकाल लिया। बस पेपर में एक लाइन फॉर्मूले का भी लिखना, पेपर में आपको फॉर्मूला भी लिखना पड़ेगा। अब टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में होता क्या है, इस मेथड के अंदर हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं, एक है प्राइस, दूसरा है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। अंडर टोटल एक्सपेंडिचर मेथड वी कंपेयर प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर बोथ, और इसका डायग्राम समझते हैं और रिलेशनशिप समझते हैं, स्केड्यूल भी समझते हैं। अगर मैं इसके स्केड्यूल की बात करूं, तो किस तरीके से बनेगा, ध्यान से देखना। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, यहाँ पे आप कंपेयर करोगे प्राइस को टोटल एक्सपेंडिचर से, यहाँ पे हम लोग प्राइस कंपेयर करेंगे और टोटल एक्सपेंडिचर कंपेयर करेंगे, ध्यान से देखो, और फिर इसका रिलेशनशिप देखेंगे, ओके। तो यहाँ रखते हैं क्लास प्राइस, क्वांटिटी, प्राइस बढ़ा दो 1 2 3 4 5 6, क्वांटिटी कम करो, प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी कम होगा। प्राइस इंटू क्वांटिटी क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर, ध्यान रखना, प्राइस इंटू क्वांटिटी टोटल एक्सपेंडिचर। 1 6 6 5 2 10, 4 3 12 12 10 और 6। तो कभी कभी तुम्हें क्वेश्चन में टोटल एक्सपेंडिचर दिया होगा, क्वांटिटी दिया होगा, तुम प्राइस निकाल लेना, या टोटल एक्सपेंडिचर दिया होगा, प्राइस दिया होगा तो क्वांटिटी निकाल लेना। फॉर्मूला सेम है, T इज इक्वल टू P इंटू क्यू, कोई भी दो दिया होगा तो तीसरा तुम फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अगर मैं देखूं अब यहाँ पे देखो, आपको प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर, क्वांटिटी नहीं देखना है, क्वांटिटी को मत देखो, तो प्राइस बढ़ रहा है, एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, ठीक है। तो कैसा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जब भी डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है तो ईडी लेस देन 1 होता है, रिलेटिवली इनलास्टिक। तुम्हें हमेशा प्राइस को कंपेयर करना है टोटल एक्सपेंडिचर से। अगर कहीं क्वांटिटी दे रखा है तुमको, मान लो किसी क्वेश्चन में, तुम्हें पहले प्राइस निकालना है, फिर तुम प्राइस को टोटल एक्सपेंडिचर से कंपेयर करोगे। अगर प्राइस के बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ता है, तो ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है, और डायरेक्ट रिलेशनशिप जब भी होता है तो ईडी लेस देन 1। प्राइस बढ़ रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, तो टोटल एक्सपेंडिचर अगर कांस्टेंट होता है प्राइस के बढ़ने से या प्राइस के घटने से, तो ईडी जो आएगा वो किसके बराबर क्लास आएगा, 1 के बराबर। और 1 का मतलब क्या होता है, यूनिटरी इलास्टिक, 1 का मतलब है यूनिटरी इलास्टिक, ठीक है। अच्छा, प्राइस 5 से 6 बढ़ गया, क्वांटिटी घट गया, यानी कि इन्वर्स। अगर प्राइस और क्वांटिटी में इन्वर्स रिलेशनशिप है तो ईडी मोर देन 1 होगा, और मोर देन 1 को बोलते हैं रिलेटिवली इनलास्टिक डिमांड। ओके, डन है क्लास यहाँ तक। तो यही चीज़ अगर मैं डायग्राम से बना के दिखाऊं, तो ये रहा डायग्राम टोटल एक्सपेंडिचर का। ये देखो, ये प्राइस इतना, एक्सपेंडिचर इतना, प्राइस बढ़ा, एक्सपेंडिचर घटा, तो ये इन्वर्स रिलेशनशिप है, तो ईडी मोर देन 1, रिलेटिवली इलास्टिक। और प्राइस बढ़ रहा है चाहे घट रहा हो, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, देख रहे हो, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, तो ईडी इक्वल टू 1। प्राइस इतना, एक्सपेंडिचर इतना, प्राइस अगर बढ़ेगा तो एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ेगा,
प्राइस घटेगा तो एक्सपेंडिचर घटेगा, ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर डायरेक्ट रिलेशनशिप है तो जो ईडी आएगा वो आएगा आपका लेस देन 1। डायरेक्ट रिलेशनशिप में लेस देन 1, इनडायरेक्ट में मोर देन 1, जहाँ चेंज नहीं आ रहा वो 0, इसमें 0 इन्फिनिटी नहीं होता, यहाँ 1 आता है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, तो जब भी जो क्वेश्चन होगा उसमें प्राइस दिया होगा, एक्सपेंडिचर दिया होगा, यू हैव टू कंपेयर। प्राइस और क्वांटिटी दे रखा है तो मल्टीप्लाई करके एक्सपेंडिचर निकालो, फिर प्राइस और एक्सपेंडिचर से कंपेयर करो। प्राइस और क्वांटिटी दे रखा है, सॉरी टोटल एक्सपेंडिचर और क्वांटिटी दे रखा है, तो फिर डिवाइड देके प्राइस निकालो, फिर प्राइस को टोटल एक्सपेंडिचर से कंपेयर करो। दिया कुछ भी हो, तुम्हें प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर को कंपेयर करना है एक्सपेंडिचर मेथड में। और अगर दोनों का रिलेशनशिप पॉजिटिव है, लेस देन 1 आएगा ईडी, नेगेटिव है मोर देन 1, और क्लास अगर वो चेंज नहीं हो रहा तो ईडी इक्वल टू 1। ये टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है। एक क्वेश्चन है क्लास, इसी क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा है। पवन स्पेंड 1000 रुपये एंड बॉट 25 यूनिट। क्वांटिटी है 25, पवन ने खर्च कर दिए 1000 रुपये। व्हेन द प्राइस चेंज ही स्पेंड 1200। अब वो 1200 खर्च कर रहा है और 20 यूनिट्स खरीद रहा है। फाइंड आउट इलास्टिक ऑफ डिमांड बाय एक्सपेंडिचर मेथड। तो तुम्हें सबसे पहले प्राइस निकालना पड़ेगा, क्योंकि प्राइस को ही हम एक्सपेंडिचर से कंपेयर करते हैं। तो अगर मैं 1000 रुपये खर्च कर रहा हूँ, 25 क्वांटिटी खरीद के तो एक का प्राइस 40 रुपये, इसको इससे डिवाइड दिया, 1200 को 20 से डिवाइड दो क्लास, कितना आएगा 60 आएगा। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो हियर प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीजेस and total expenditure also increases, hence there is a direct relationship between price and total expenditure. It is less than 1 relatively inelastic demand. समझ गए? तो ये है आपका एक्सपेंडिचर मेथड, और इस मेथड से आपको क्वेश्चंस बनाना है एक्सपेंडिचर मेथड से। आई होप एक्सपेंडिचर मेथड आपको अच्छे से समझ आ गया, और इसी तरीके से क्वेश्चन आता है। अच्छा, अगर ईडी 1 के बराबर हो, या क्वेश्चन में कभी ईडी गिवन हो -1 या 1 के बराबर हो, यूनिटरी इलास्टिक हो, तो आप ध्यान रखना क्लास, वहां पे एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहेगा, हर लेवल पे एक्सपेंडिचर कोई भी चेंज नहीं होगा। सबसे लास्ट टॉपिक है क्लास, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसी भी प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला इसके अंदर आता है अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट। किसी भी कमोडिटी का अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होगा तो उस प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक होगी, क्योंकि सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, इंसान कोई और ले लेगा। आप महंगा दे रहे हो, भैया मैं कहीं और ले लूँगा। तो यानी जिस सामान का क्लोज सब्स्टिट्यूट, उसकी जगह यूज करने वाला दूसरा सामान अवेलेबल होता है, उसकी डिमांड मोर इलास्टिक होती है, थोड़ी ज़्यादा इलास्टिक होती है। और जिसका अवेलेबल ही नहीं है, इसकी जगह, इस पेन की जगह कोई दूसरा पेन यूज़ नहीं कर सकते इसमें, मान लो, तो भैया फिर ये महंगा होगा, मैं तो भी खरीदूंगा, इसकी लेस इलास्टिक है। ये नहीं कि मैं मजबूरी यही खरीदूंगा, लेकिन हाँ इलास्टिसिटी थोड़ी कम है, लोग इतना यहाँ पे खींच नहीं सकते, लेस इलास्टिक। इनकम, जो इंसान बहुत ज़्यादा कमाता है ना क्लास, उसकी डिमांड जो होती है वो रिलेटिवली लेस इलास्टिक होती है, क्योंकि वो बहुत कमाता है तो वो बार्गेन नहीं करेगा, वो खरीद ही लेगा। जिसकी इनकम बहुत कम है तो भैया वो क्या करेगा, चेंज करेगा, वो यहाँ नहीं वहाँ ढूंढेगा, यहाँ नहीं वहाँ ढूंढेगा, तो उसको कहते हैं मोर इलास्टिक। इलास्टिक डिमांड फॉर अ गुड ऑल्सो डिपेंड अपॉन द इनकम ऑफ कंज्यूमर। अ कंज्यूमर विद हाई लेवल ऑफ इनकम विल नॉट बॉदर्ड बाई राइज इन प्राइस। उसको फर्क नहीं पड़ेगा, महंगा हो गया तो क्या दिक्कत है, वो खरीदेगा, उसकी इन इलास्टिक है। लेकिन जिसकी क्लास यहाँ इन इलास्टिक यानी लेस इलास्टिक डिमांड, और जिसकी इनकम कम है वो उसको फर्क पड़ेगा, तो उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी। लग्जरियस गुड्स की जो इलास्टिसिटी होती है ना क्लास, वो होती है मोर इलास्टिक। नेसेसिटीज़ की लेस इलास्टिक। जो नेसेसरी है, हमें खरीदना ही खरीदना है, तो वो लेस इलास्टिक है, उसमें हम डिमांड चेंज नहीं करते। लग्जरी मोर इलास्टिक है, हम इसमें डिमांड चेंज करते हैं। अगला है पोस्टपोनमेंट। कुछ ऐसा सामान होता है जो हम फ्यूचर में पोस्टपोन कर देते हैं, यार आज नहीं कल ले लेंगे, कल नहीं परसों ले लेंगे, आज नहीं 2 महीने बाद ले लेंगे, दिवाली पे ले लेंगे, होली पे ले लेंगे, बर्थडे पे ले लेंगे। तो यानी वो सामान हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं क्लास, लेस इलास्टिक, सॉरी मोर इलास्टिक। हम इसको चेंज कर सकते हैं। जो तुरंत चाहिए, अभी चाहिए, घर में नमक खत्म हो गया, अभी चाहिए, खरीद के लेके आना है, तो वो चीज़ क्या है, लेस इलास्टिक, यानी कि वो लेस इलास्टिक है। मेडिसिन, तो वो लेस इलास्टिक। ये सब चीज़ें क्या होती हैं क्लास, लेस इलास्टिक। नंबर ऑफ यूजेस, किसी भी कमोडिटी के अगर सिंगल यूज है तो वो लेस इलास्टिक है, और वेरियस यूज है, मल्टीपल यूज है, तो मोर इलास्टिक। दोज कमोडिटी विच हैव मल्टीपल यूज लाइक इलेक्ट्रिसिटी यूज फॉर वेरियस पर्पस, सो इट इज मोर इलास्टिक डिमांड, वेयर इज द कमोडिटी सच एज पेपर हैज ओनली फ्यू यूजेस, तो लेस इलास्टिक डिमांड है। प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन कंजप्शन, अपनी इनकम का मोटा हिस्सा, ज़्यादा हिस्सा, बड़ा हिस्सा जहाँ खर्च करते हो वो लग्जरी है, वो मोर इलास्टिक है। अपनी इनकम का छोटा हिस्सा जो डे टू डे एक्सपेंस में खर्च करते हो वो जरूरी है, वो लेस इलास्टिक है। तो इनकम का लार्ज पोर्शन जहाँ खर्च करते हो उस सामान की डिमांड मोर इलास्टिक है, इनकम का छोटा हिस्सा जहाँ खर्च करते हो उस सामान की डिमांड लेस इलास्टिक है। बस खत्म।